ये एक पॉइजन है अगर हम रो फॉर्म में देखें, लेकिन हम इसको ऐसा मेडिसिन यूज कर रहे हैं। होम्योपैथी एलोपैथी से भी ज्यादा जल्दी एक्ट कर सकते हैं क्यूर केस। अक्सर बोलते हैं लोग कि जो होम्योपैथी दवाइयाँ होती है वो बहुत धीरे धीरे असर करती है, क्या सही सच है? होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो ह्यूमंस पर ही प्रूफ होती है। डॉक्टर हैनीमैन ने खुद ने अपने ऊपर 100 दवाइयाँ प्रूफ करी। क्यों इतना आम हो गया है? हर तीसरी चौथी महिलाओं को PMOS PCOD हो रहा है। हर फीमेल को मेल ही बनना है, वो फेमिनिज्म है ही नहीं। क्लिनिक्स में कैंसर के पेशेंट को देखते थे, उनको ट्रीट करते थे जी। एक बार उन्हीं को ही टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, ठीक है। तो उनको जो कैंसर डेवलप हुआ था वो तब डेवलप हुआ था जब उनका जो बेटा था। कि अगर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि PCOD PMOS जो है इस तरह की जो महिलाओं में है उसमें थोड़ा हेल्प कर सके? सीबकथॉर्न के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जी। जो ऑटो इम्यून बीमारियां होती है, क्या होम्योपैथी दवाइयाँ उसमें रोल प्ले करती है? अच्छा, क्या है ये निपा वायरस, हंटा वायरस? क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा आम लोग जानते नहीं। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? तो सर्जरी वाले मरीज को भी होम्योपैथिक दवाई दी जा सकती है? सबसे पहले मरीज का सम्मान करो, फिर उसकी बीमारी का। ये वाक्य है होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर हैनीमैन जी का। आखिर होम्योपैथी मेडिसिनल सिस्टम क्या है, यह कैसे काम करता है? क्या यह आयुर्वेद से थोड़ा अलग है या आयुर्वेद के जैसे थोड़ा मिलता जुलता है? क्या होम्योपैथी दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है? अक्सर लोग ऐसा कहते हुए सुना तो नहीं है, लेकिन होम्योपैथी क्या है, आज हम इस पर खुल के बात करेंगे। आज आप जानेंगे अपनी हेल्थ के बारे में एक होम्योपैथी डॉक्टर से, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको अपनी दिनचर्या किस तरीके से रखनी चाहिए जिससे कि आप हेल्दी महसूस करें। और इन्हीं तमाम टॉपिक्स पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा पांचाल जी, जो कि BHMS और MD है, लगभग 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर नेहा पांचाल जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। बहुत बहुत स्वागत है मैम हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच अंकुर जी, हमें Thank you. इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम, माय प्लेजर। होपफुली आज का पॉडकास्ट काफी नॉलेजफुल हो। बिल्कुल 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 होगा मैम जी। हाँ जी। मैम, अक्सर होम्योपैथी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं और अक्सर कहते हैं कि ये उतना प्रचलित नहीं है जितना कि एलोपैथिक है। हर नुक्कड़ पे, हर गली में आप देखते हैं कि बहुत सारे आपको ऐसे एलोपैथिक के डॉक्टर मिल जाएंगे, पर होम्योपैथी डॉक्टर्स को अगर आपको ढूंढना है तो या तो इंटरनेट पे जाना पड़ेगा या फिर आसपास किसी से पूछना पड़ेगा कि होम्योपैथी क्या है। बिल्कुल। तो मैं यही सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि होम्योपैथी जो है, आसान भाषा में होम्योपैथी क्या है? क्या यह आयुर्वेद के समान है या थोड़ा उससे अलग है? होम्योपैथी काफी अलग है आयुर्वेदिक से। आयुर्वेदिक बेसिकली एक ओल्ड पैथी है और होम्योपैथी एक मॉडर्न साइंस है। अच्छा। बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं आयुर्वेदा के साथ। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट मेरे क्लिनिक पे आके भी बोल देते हैं कि मैम, हमने ऐसा सुना है कि इस डिजीज के लिए देसी इलाज काफी यूजफुल रहता है, तो आप इस चीज का देसी इलाज दे दीजिए हमें। तो मैं उनको समझाती हूँ कि ये कोई देसी इलाज नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न साइंस है। अगर आप आयुर्वेदिक की बात करें तो आयुर्वेदिक एक ओल्ड पैथी है, लेकिन होम्योपैथी एक मॉडर्न साइंस है। ये एलोपैथी के भी बाद आई है। और आयुर्वेदा कितने सालों पुरानी साइंस चलते हुए आ रही है। वो अपनी एक अलग सिद्धांतों पर बेस्ड है। और होम्योपैथी एक अपने अलग सिद्धांतों पर बेस्ड है। दोनों की प्रिंसिपल्स बहुत अलग अलग है। तो उन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से डिफर है ये। होम्योपैथी बेसिकली जो प्रिंसिपल है उसका, वो लाइक क्योर लाइक इस पर डिपेंड करता है। लाइक क्योर लाइक का मतलब क्या है कि जो भी सोर्सेज होते हैं, जैसे कि जिनसे मेडिसिन हम बना रहे हैं, प्लांट सोर्स है या मिनरल सोर्स है या कुछ भी सोर्स है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में जो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है, जब हम उसको रो फॉर्म में लेते हैं, वो जो भी सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है वही पेशेंट में सिम्टम को क्योर करने की ताकत रखता है। आपने बोला लाइक क्योर लाइक्स। अच्छा, ओके, ठीक है। मतलब कि जिस तरीके के सिम्टम वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पेशेंट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, उसी तरीके के सिम्टम्स अगर पेशेंट लेके आ रहा है और हम उसको मेडिसिन देते हैं, तो वो सिमिलर साइन एंड सिम्टम्स उसके अंदर बनाएगा और उसी बीमारी को क्योर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, बीज होती है, ठीक है, हनी बीज होती है। अगर वो आपको काट ले कभी, मधुमक्खी बेसिकली है ना, वो अगर आपको काट ले तो आपको क्या महसूस होगा उस दौरान? ठीक है, कि स्वेलिंग आ रही है, पेन होगा, रेडनेस आ रही है, मतलब इन्फ्लेमेशन के सारे साइंस वहां पर आएंगे आप। जी जी जी, ठीक है। ये तो तब हुआ जब उस मधुमक्खी ने आपको काटा जी, ठीक है। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही पेशेंट आ रहा है
ठीक है, जो कि ऐसा नहीं कि उसको मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन वो साइन एंड सिम्टम सिमिलर शो कर रहा है, जी जैसे कि वो बोल रहा है कि मैम मुझे यहाँ पे कुछ पेन हो रहा है, वो इस तरीके का है कि उसमें जलन बहुत ज्यादा हो रही है, जी जैसे कि उसके काटने पर होता है, मधुमक्खी के काटने जी पर। जी उसमें रेडनेस है बहुत ज्यादा, जी आपको दिख रहा है वो पफी है, क्योंकि सबसे पहले हम देखते हैं मधुमक्खी ने जब काटा तो वो उसकी पफीनेस मतलब हाँ। मोटा हो जाता है, स्वेल बहुत जल्दी हो जाता जी है वो, जी है ना। तो इसी तरीके से अगर वो कोई इरप्शन हमारे पास लेके आ रहा है, ठीक है, और हम उसमें वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि उसका साइंटिफिक नेम है एपिस मेलेफिका, उस दवाई का ओके। ठीक है, तो अगर हम उसमें वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको क्योर कर सकती है उसकी प्रॉब्लम्स को। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे अभी, मैं आपसे शेयर करूंगी वो प्लीज। मेरे रिलेटिव ही है एक्चुअली वो, ठीक है। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बताया हाँ। कि मैं बाथरूम में नहा रही थी, हाँ। और जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरी बॉडी पे रेडनेस हो गई काफ़ी ज़्यादा। अच्छा। और मैं तो बहुत ज़्यादा इच आउट कर रही हूँ और स्वेलिंग भी आ रही है बहुत ज़्यादा, और पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी इंसेक्ट ने मुझे काट लिया, बट पता नहीं किसने काटा है, और पता नहीं काटने की वजह से है या कुछ और रीज़न भी जी हमें वहाँ पे जो उसका रीज़न है वो तो डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जिस तरीके के सिम्टम्स उन्होंने हमें बताए कि वहाँ पे रेडनेस है, स्वेलिंग है, और बहुत ज़्यादा बर्निंग वो फील कर रही हैं, जी ठीक है, तो वो सिम्टम्स हमें सिमिलर लगे कि ये तो एपिस मेलेफिका मेडिसिन में होते हैं। ओके। तो मैंने उनको यही बोला कि आप एपिस मेलेफिका 30 लीजिए, हाँ। पोटेंसी मैंने उनको बोला जी आप वहीं से लीजिए, क्योंकि वो दूर रहते थे, जी और लेके फिर मुझे बताइए कैसा है। जैसे ही उन्होंने 1 डोज लिया उसका, तो उनको वो रिलीव आउट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिम्टम्स ठीक हो गए। तो मतलब लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जिस सोर्स में वो क्षमता है उस साइन एंड सिम्टम्स को डेवलप करने की, ठीक है, वो उसी तरीके के साइन एंड सिम्टम्स को हील भी कर सकता है, क्योर भी कर सकता है। ये इस प्रिंसिपल बेस्ड है। अब जैसे पॉइजन का जिसे बोलते हैं सांप वाला। बिल्कुल, मैं आपको अदर एग्जांपल्स भी देती हूँ इस चीज के, जैसे कि आर्सेनिक एल्बम है, इट्स अ वेरी फेमस रेमेडी, मतलब आप देखोगे कोविड में बहुत फेमस हुई थी मेडिसिन, आर्सेनिक एल्बम 30। ये होम्योपैथिक दवा है, ये कोविड में मतलब बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे इसको, उनको पता होगा कि आर्सेनिक एल्बम 30 होम्योपैथी में एक मेडिसिन होती है जी। और ये एक पॉइजन है, अगर हम रो फॉर्म में देखें तो आपने सुना होगा आर्सेनिक इज अ पॉइजन, ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसा मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको पोटेंटाइज करके इसकी क्यूरेटिव पावर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, और एक मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रो फॉर्म में देखें, जैसे कि आर्सेनिक किसने ले लिया, तो उसको सबसे जो ज्यादा सिम्टम्स आते हैं वो स्टमक पे एक्शन होता है उसका, कि बर्निंग होने लग जाती है स्टमक में बहुत ज्यादा, ठीक है। उसको क्या होता है कि उस टाइम पे गैस्ट्रिक इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है, तो इस तरीके से उसको सिम्टम्स आते हैं। अब अगर कोई हमारे पास आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट, या मैं बोलूँ कोई भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है और वो बोलता है कि मैम पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, हमें लूज मोशन है, वॉमिटिंग सेंसेशन है, या फिर हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, शायद उसके बाद से फूड पॉइजनिंग हो गई है हमें, ठीक है, तो वो सिमिलर सिम्टम उससे मैच करते हैं। अगर मैं उस केस में किसी को आर्सेनिक एल्बम देती हूँ, ठीक है, तो वो उसके लिए क्यूरेटिव साबित हो सकती है। अच्छा, बिल्कुल, ठीक है। अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए, सांप काट ले, तब भी वो हो सकता है? बिल्कुल, देखो स्नेक बाइट इसके लिए भी है, जैसे कि हमारे पास एक नहीं काफी सारी मेडिसिन है जो कि स्नेक से बनती है, स्नेक वेनम से बनती है, अच्छा, ठीक है, जैसे कि लेकेसिस है, नाजा है, ठीक है, और भी काफी सारी मेडिसिन है, कोबरा से भी बनती है, ठीक है, उसके वेनम से बनती है बेसिकली जी। तो यहाँ पे भी मेडिसिन है। अब वहाँ पे भी पेशेंट को क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि जब आप स्नेक बाइट होता है तो सबसे पहले आप क्या देखते हो उसमें कि ब्लूनेस आ रही है ना, वहाँ पे नीला बढ़ रहा है वो इंसान, ठीक है। तो कई बार जब पेशेंट इसी तरीके से एक साइन एंड सिम्टम लेके आ रहा है कि उसकी इरप्शन बहुत ज़्यादा ब्लू है, ठीक है, या फिर जैसे कि वेरिकोसिटी के पेशेंट आते हैं, वेरिकोसील हो जाती है पैरों में, तो पैर नीला बढ़ा हुआ है उसका, ठीक है, तो वो क्या आपको इंडिकेट कर रहा है कि जैसे किसी सांप ने काट लिया उसको, ठीक है। तो जब हम वो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, तो हम उस केस में अगर लेकेसिस प्रिस्क्राइब करते हैं, हालांकि मैं अभी आपको नहीं छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, खाली इनके भी हाफ पर हम कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं पेशेंट को, बट ये सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए बता रही हूँ कि जो रो फॉर्म में पॉइजनस है या फिर रो फॉर्म में वो कैसे भी है, वो क्यूरेटिव पावर मतलब लेके आ सकती है ना। तो उस केस में हम अगर लेकेसिस प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, तो वो पेशेंट को क्यूरेटिव हो सकता है। सेम ऐसे जैसे आप देखते हैं अनियन का, ठीक है, कि जब आप अनियन चॉप करते हैं तो क्या करते आंखों में जलन हो जाती है बहुत ज़्यादा।
आंसू आना शुरू हो जाता है। जी। तो जैसे कि अगर हम किसी को देखते हैं पेशेंट को और आंखों में उसके मतलब उसको कोल्ड है काफी ज्यादा, नाक से पानी भी बहता है जब हम चॉपिंग करते हैं। हाँ, राइट। तो वो ऐसी तरीके से लेके आ रहा है कि नाक का पानी है, उसमें जलन हो रही है बहुत ज्यादा, आंखों से पानी आ रहा है, उसमें भी जलन है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो एक क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस लाइक कि जैसे अनियन वाला जो फेस हमारे सामने आ जाता है उसको थोड़ा सा इंडिकेट करता है। ठीक है। तो हम उस केस में वो करता है, मतलब क्या सिमिलर सिम्टम्स, ठीक है, वो शो कर रहा है। अब इसी चीज के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर हैनेमैन कैसे होम्योपैथी पे पहुंचे, आप ये देखिए। ठीक है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आता कि होम्योपैथी है क्या। बिल्कुल राइट है ना। देखिए डॉक्टर हैनेमैन ने क्या किया था कि पहली बात तो देखो वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, ठीक है, वो होम्योपैथिक नहीं थे। हाँ एग्जैक्टली, उनको सारी केमिकल्स की नॉलेज, ठीक है, उनको एलोपैथिक मतलब इस तरीके की मेडिसिन की नॉलेज, उनको स्टार्टिंग से इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा रुचि रही। ओके। और उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी। ओके। ठीक है, तो वो बुक्स को ट्रांसलेट करते थे अर्निंग के लिए, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ के पढ़ाई करने के लिए बाहर थे जी। तो वो बुक ट्रांसलेट करते थे। तो उन्होंने एक मेडिकल की बुक में पढ़ा कि सिनकोना बार्क के बारे में, ठीक है, कि सिनकोना बार्क मलेरिया को ठीक करती है। ठीक है, और वो क्यों ठीक करती है, क्योंकि उसका टेस्ट बिटर होता है। अच्छा। उनको बुक ट्रांसलेट करते हुए ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई कि यार सिनकोना बार्क मलेरिया ठीक करता है क्योंकि वो बिटर है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्या कोई भी सब्सटेंस अगर हम बिटर खाएंगे तो क्या वो मलेरिया ठीक कर देगा? ऑब्वियसली बात है। हाँ। ठीक है, तो उनको ये चीज कुछ कनेक्ट नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने सिनकोना बार्क का थोड़ा सा पोटेंटाइज करके खुद से मेडिसिन ली, ठीक है, और उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी में मलेरिया लाइक सिम्टम्स आ गए। अच्छा। ठीक है, लाइक फीवर उनको आने लग गया। ठीक है, इस तरीके से मलेरिया लाइक सिम्टम्स उनकी बॉडी में आने लग गए। उन्होंने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिनकोना बार्क मलेरिया को ठीक कर रही है और अगर मैं सिनकोना बार्क खुद खा रहा हूँ, ठीक है, तो मलेरिया लाइक सिम्टम्स मेरी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब कि क्योंकि उस सब्सटेंस में मलेरिया कोजिंग सिम्टम्स थे तो इसलिए उसने मलेरिया ठीक भी किया। इस तरीके से उन्होंने और भी सोर्सेज उठाने शुरू करे कि जो बीमारियों को ठीक करते हैं क्या उनमें इस तरीके से होता है कि वो उसी तरीके के सिम्टम प्रोड्यूस करते हो, क्या पता, इसलिए वो बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे सब्सटेंसेस ऐसे उठाए, ठीक है, और इवन आप देखेंगे मतलब कॉमन सब्सटेंसेस भी है, जैसे कि आयुर्वेद में भी हम बहुत सारे मेडिसिन ऐसे यूज करते हैं जो जैसे डायबिटीज को ठीक करती है या किसी चीज को। जब हम उसका होम्योपैथी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करने की ताकत है। ठीक है, तो वो इस लॉ पे पहुंचे, इस प्रिंसिपल पे पहुंचे कि वही पेशेंट को ठीक कर सकता है, ठीक है, जो सिमिलर सिम्टम अपनी रॉ फॉर्म में पेशेंट की बॉडी में दे सकता है, वही उस बीमारी को ठीक कर सकता है। इसी तरीके से उन्होंने बाकी एक्सपेरिमेंट्स भी किए और होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो ह्यूमंस पर ही प्रूफ होती है। डॉक्टर हैनेमैन ने खुद ने अपने ऊपर 100 दवाइयाँ प्रूफ करी है। मतलब वो दवाइयाँ पहले खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो, मतलब क्योंकि देखिए अगर आप किसी अदर एनिमल्स पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो शायद वो इमोशन नहीं शो कर सकता। ठीक है, जो हमें डॉक्टर हैनेमैन को उस टाइम मेडिसिन प्रूव करने के लिए चाहिए थे जी। कि पेशेंट के वो जो इमोशंस है या जो साइकेट्रिक कंप्लेंट है वो भी ठीक होनी चाहिए। अब उसके लिए तो हमें एक ह्यूमन ही चाहिए ना। तो उन्होंने सारी मेडिसिन जो है, ठीक है, अपने ऊपर भी प्रूव करी है और होम्योपैथिक मेडिसिन जितनी भी है वो सब ह्यूमन प्रूव्ड है। ठीक है, और खुद उन्होंने अपने ऊपर 100 मेडिसिन प्रूव करी है और उनको राइट डाउन करा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मुझे लगता है मतलब हैनेमैन जितना जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, right. ठीक है, वो किसी ने भी नहीं किया होगा। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैम ये भी अक्सर बोलते हैं लोग कि जो होम्योपैथी दवाइयाँ होती है वो बहुत धीरे धीरे असर करती है, क्या सही सच है? बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ कम्प्लीटली मिथ थिंग। ठीक है, अब मैं शायद वो इसलिए बोलते हूँ क्योंकि होम्योपैथी में मोस्टली जो केसेस आते हैं वो क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के आते हैं। अच्छा। या फिर लोग एंड में चलते हैं होम्योपैथी लेने, जैसे कि अब उनको पता चल रहा है कि सब डॉक्टर्स ने मना कर दिया तो वो बोल देते हैं कि अब आप होम्योपैथी ट्राई कर लो, है ना। जब पेशेंट इतनी सारी बीमारियां कंपाइल करके लेके आ रहा है, ठीक है, प्रोग्रेस फॉर्म में लेके आ रहा है, लास्ट स्टेज में हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना, उसको ट्रीट करने के लिए हमें टाइम लगेगा। अब हम कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं दे सकते क्रॉनिक केस में कि वो भाई कोई जादू कर दे आपके ऊपर, है ना।
लेकिन अगर हम एक्यूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि फिर लोग इस चीज को सुन के कि होम्योपैथी स्लो है, एक्यूट में होम्योपैथी प्रेफर नहीं करते हैं। अच्छा। वो सोचते हैं अरे मुझे फीवर है, होम्योपैथी लूंगा तो धीरे धीरे आराम करेगी और ये फीवर तो इतने तो मेरी जान ही ले लेगा, है ना। तो लोग क्या करते हैं, डरते हैं होम्योपैथी एक्यूट कंडीशन में लेने से। लेकिन होम्योपैथी एलोपैथी से भी ज्यादा जल्दी एक्ट कर सकती है एक्यूट केस में, ठीक है। अच्छा। ये मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से देख पा रहे हैं पेशेंट्स में, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई टाइफाइड का पेशेंट है, ठीक है, वो एंटीबायोटिक ले रहा है, 2 हफ्ते तक ले रहा है, फीवर उसका धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम होम्योपैथी में उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो शायद वो 4 to 5 डेज में बहुत अच्छे से पेशेंट रिकवर कर जाए। इवन जो फीवर के बाद की उसको वीकनेस, डलनेस और जो अदर सिम्टम्स उसको डेवलप हो जाते हैं, जो रिकवर करने में शायद उसको 1 मंथ लग जाता है या 2 मंथ लग जाता है, वो होम्योपैथी बहुत अच्छे से 4 to 5 डेज में कर लेती है। तो मुझे लगता है कि होम्योपैथी फास्टर है रेदर देन एलोपैथी। एग्जैक्टली। ओके। अक्सर मैम ये भी कहा जाता है कि जो होम्योपैथी डॉक्टर्स होते हैं, अगर वो किसी मरीज को देखते तो मरीज को देखते वक्त होम्योपैथी डॉक्टर बहुत लंबी हिस्ट्री मांगते हैं उनकी, बहुत लंबी, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या है उसके पीछे का रीजन? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि डॉक्टर हैनेमन ने एक कॉन्सेप्ट निकाला, हॉलिज्म, ठीक है। हॉलिज्म का मतलब क्या है कि हम पेशेंट को एज अ होल ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। हम कोई ऑर्गन ट्रीट नहीं कर रहे, राइट, ठीक है। हम आपका कोई पर्टिकुलर सिम्टम ट्रीट नहीं कर रहे जी, ठीक है। हमें ये देखना है कि वो परेशानी कैसे शुरू हुई। होम्योपैथी इज फेमस फॉर कि वो जड़ से खत्म करती है, राइट, है ना। तो उसके लिए जड़ भी पता होनी जरूरी है ना मुझे, राइट, ठीक है। तो पहले तो हम ये खोजेंगे कि वो उसको हुआ ही क्यों डेवलप, ठीक है, और किस तरह से शुरू हुआ उसको, ठीक है, और किस तरीके से वो प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पर गया। हम ये नहीं समझ रहे कि एक ऑर्गन है, ठीक है, तो इसी ऑर्गन को ट्रीट करेंगे हम पकड़ के, बाकी ऑर्गन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास रेफर कर दिया जाए, ठीक है। हमारा ये मानना है सभी ऑर्गन्स आपस में कनेक्टेड है, माइंड एंड बॉडी आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और उसी के बेस पर सब चीजों की अलग अलग दवाई नहीं होनी चाहिए, एक ही मेडिसिन होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अब वो एक मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए सबके बिहाफ पर तो मुझे पेशेंट को ऐसा होल समझना पड़ेगा, ओके, ठीक है। तो इसलिए केस हिस्ट्री उसकी होती है। जब भी वो फर्स्ट टाइम आएगा तो हम कोशिश करते हैं कि हम 1-1.5 घंटे की हिस्ट्री उसकी लेते हैं और हम उसका कि कब से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू करते हैं कि वो परेशानी कब से शुरू हुई। हम उसके बेसिक इमोशंस कैसे है वो भी लेते हैं, ये परेशानी उसी में क्यों डेवलप हुई, बाकियों में क्यों नहीं डेवलप हुई, क्योंकि स्ट्रेस तो सभी लेते हैं, राइट, ठीक है। या फिर फिजिकल कोज के कांटेक्ट में तो सभी आते हैं, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में भी सभी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सभी को बीमारियां नहीं हो रही है, ठीक है। जो सेंसिटिव है उन्हीं को ही हो रही है। तो वो सेंसिटिव कैसे है, क्यों है, हर एक चीज, हर एक पॉइंट होम्योपैथिक डॉक्टर समझते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि होम्योपैथी एलोपैथिक जितना इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा, है ना। अभी हमारे लिए ये एक टास्क है मेडिसिन देना। और अगर मान लीजिए अगर सिर्फ डिजीज की बात करें हम लोग, अगर कोई एक पेशेंट हेडेक के साथ हमारे पास आया है जी, मान लीजिए, ठीक है, उसको हमने XYZ कुछ भी मेडिसिन दी है, जी जी, ठीक है। दूसरा पेशेंट उसको बता के आ रहा है कि भाई मेरा हेडेक वहाँ से ठीक हुआ है, तुम भी जाके दवाई लो, तो हम उसको सेम मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते क्योंकि उसका रीजन अलग होगा। ये था भी मेरा आपसे सवाल है कि बिल्कुल, बिल्कुल। एक ही बीमारी के लिए अलग अलग मरीजों में अगर सेम बीमारी है, आप दवा भी सबको अलग अलग देते हैं? अलग अलग देते हैं, यही तो बात है ना, क्योंकि हमें जड़ सबकी अलग अलग है। अब जब तक वो जड़ नहीं मिलेगी तो उसको काटेंगे कैसे, है ना। तो सबके अंदर रीजंस अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप समझिए कि अगर किसी को हेडेक ही मान लीजिए, ठीक है, किसी को हेडेक है, किसी को हेडेक है स्ट्रेस की वजह से जी, ठीक है, किसी को है क्योंकि वो सोया नहीं रात भर से, या फिर उसको स्लीपलेस नाइट जा रही है काफी सारी, इस वजह से उसको सर में दर्द बन रहा है। या किसी को, कुछ लोग बोलते हैं हमें एसिडिटी गैस्ट्रिक इशू बहुत ज्यादा होता है इसलिए सर में दर्द है, ठीक है। या किसी ग्रीफ के बाद किसी मतलब उसके घर में कोई इंसिडेंस हुआ है या कुछ भी हुआ है, उसकी बात से उसको हेडेक है। तो सभी के रीजंस के अकॉर्डिंग, उसके रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज हो जाएगी कम्प्लीटली। अच्छा, जैसे कि अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हेडेक अगर किसी को स्ट्रेस की वजह से है, ठीक है, तो एक नेट्राम्यूर मेडिसिन, ठीक है, हालांकि बहुत सारी और भी आएगी, है ना, मेडिसिन तो और भी आ सकती है, बट प्रोमिनेंटली मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ, ठीक है, कि जैसे कि नेट्राम्यूर एक मेडिसिन है, ठीक है, वो इस तरीके के हेडेक पेशेंट में काम कर सकती है ना। अगर हेडेक किसी को गैस्ट्रिक इशू की वजह से है, ठीक है, तो उसमें आयरिस वर्सिकोलर,
ठीक है, इस तरीके से मेडिसिन है। कोई बोलता है हम सनलाइट में जाते हैं, धूप बर्दाश्त नहीं होती, जाते के साथ ही सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसमें भी हमारे पास जैसे नेट्रोम्यूर भी अच्छा काम करती है, उसमें ग्लोनोइन एक मेडिसिन है वो अच्छा काम करती है। तो बेसिकली दवाइयाँ ही चेंज हो जाती है पेशेंट की हिस्ट्री से, इसलिए हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट की। ओके अक्सर मैम क्या होता है कि जैसे अब एलोपैथिक की बात हो रही थी, तो एलोपैथिक में एक सर्जरी वाला भी एक डिपार्टमेंट है, एक सर्जरी भी एक तरीके से प्रोसेस है ठीक करने का। लेकिन जब होम्योपैथी की तरफ देखते हैं तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है सर्जरी का, हमें तो नहीं मिलता है। क्या अगर किसी की सर्जरी हो गई हो या हो रही हो या नई नई हुई हो, तो सर्जरी वाले मरीज को भी होम्योपैथिक दवाई दी जा सकती है? देखिए होम्योपैथी में कोई भी, हमने जैसे बताया आपको कि हम पेशेंट को होलिस्टिकली ट्रीट कर रहे हैं, जी जी, ठीक है, तो मेडिसिन वहाँ पर होती है। अब कोई अगर प्योर सर्जिकल केसेस है तो उससे हमें ऑब्वियसली बात है सर्जरी डिपार्टमेंट में ही भेजना है। देयर इज अ लिमिटेशन। राइट। सबसे पहले तो पेशेंट को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को कई बार लगता है कि कोई भी इनक्योरेबल डिजीज है तो होम्योपैथी ले लो। हाँ, ठीक है, हर चीज की एक लिमिटेशन है। डॉक्टर हैनेमैन ने भी अलग से अपनी एक ऑर्गेनन की बुक में इस चीज को बताया है, देयर इज अ लिमिटेशन। हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशन है, वो वहीं तक ही पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। अब एलोपैथिक डॉक्टर भी बहुत सारे होम्योपैथी में रिफर कर देते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद मेडिसिन नहीं है, तो आप जाके होम्योपैथी में ट्रीट कराइए उसको, है ना। अगर हमें लगेगा कि प्योर सर्जिकल केसेस है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट ही हो गया है, हम थोड़ी बोलेंगे कि भाई होम्योपैथिक दवाइयाँ ले लीजिए। फ्रैक्चर है तो हम नहीं एकदम से बोल सकते कि आ जाइए दवाइयाँ ले लीजिए। हालांकि होम्योपैथी में फ्रैक्चर के लिए एक मेडिसिन है, ठीक है, लेकिन वो आपकी बोन्स को स्ट्रेंथ दे सकता है जुड़ने के लिए। बट ऑब्वियसली बात है, आप इमरजेंसी जब कंडीशन है तो उसमें तो एक बार आपको दिखाना ही पड़ेगा सर्जरी के डॉक्टर को, ठीक है। या फिर कहीं पे स्टक सिचुएशन हो गई है, जैसे स्ट्रैंगुलेटेड मतलब हर्निया है, ठीक है, या फिर कोई भी सिवियर कंडीशन पेशेंट को हो रही है, स्टेज लास्ट है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आपको सर्जरी कराना पड़ेगा चीज़ों का। या फिर अगर आपकी बॉडी में जो भी गांठ है, स्टोन है या सिस्ट है, वो बहुत ज़्यादा लार्ज साइज की बन रही है, तो आपको सर्जरी कराना पड़ेगा। हम भी सर्जरी में रिफर करते हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशन है, अगर पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आ रहे हैं, ठीक है, और वो सर्जिकल कंडीशन है जिसमें आप अगर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है, तो वो भी, अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो शायद तो प्राइमरी स्टेज में ही आपको बोल दे कि हम इसकी सर्जरी करेंगे, बिकॉज उनके पास तो वही ट्रीटमेंट है। बट होम्योपैथी में हम उसको प्राइमरी स्टेज में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सिस्ट का ही मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आप देखिए कहीं पे कुछ गांठ बन रही है, स्टोन बन रहा है या सिस्ट बन रही है, ठीक है, या बॉडी में कुछ ओवर ग्रोथ हो गई है, जैसे कि कॉन्स हो गए, वॉट्स हो गए, ठीक है, या फिर अदर कंडीशंस भी बहुत सारी ऐसे होती है, ठीक है, तो उसमें हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पेशेंट को सर्जरी के लिए जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट को लगता है कि नहीं हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, जैसे हेमरॉइड्स है, ठीक है, सबसे पहले ही डॉक्टर बैठते के साथ बोल देता है आपको पाइल्स है, आपको इसको ट्रीट कराना पड़ेगा, इसका सर्जरी कराना पड़ेगा, पहले ही डरा देते हैं। बट होम्योपैथी में उसका कम्प्लीटली ट्रीटमेंट है, हेमरॉइड्स का, पाइल्स का, ठीक है, वो ट्रीट हो जाते हैं, और काफ़ी हद तक फीजर्स जो बनते हैं वो भी ट्रीट हो जाते हैं होम्योपैथी में। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें प्रॉपरली, ठीक है, कि आप किस स्टेज में हैं, ठीक है, इसके लिए आपको सर्जरी की नीड है या प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो ये सब आप अपनी वही केस हिस्ट्री देके पेशेंट से, डॉक्टर से समझ के उनको ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल। ओके, जैसे होम्योपैथी और एलोपैथी की आपने बताया, तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो एलोपैथी की दवाई खा रहा है वो होम्योपैथी की दवाई भी साथ में खा सकता हो, या होम्योपैथी वाला एलोपैथिक की दवाई अगर नीड है तो खा सकता हो, ये पॉसिबिलिटी है? देखिए अगेन केस टू केस डिपेंड करती है चीज़ें, है ना। अब मान लीजिए कोई पेशेंट हमारे पास काफ़ी एलोपैथिक मेडिसिन लेके आया है, या फिर आप मान लीजिए डायबिटीज़ का पेशेंट है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं 10 साल से एलोपैथिक खा रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि भाई अब मेरे को दवाइयाँ छोड़नी चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में तो आपको वो बोल रहे हैं कि आपको होल लाइफ खानी पड़ेगी, ठीक है, होल लाइफ खाओगे तो वो चीज़ें आपकी मैनेज रहेगी और आप चलते रहोगे, है ना। तो अब वो चाह रहा है कि हम 10 साल बाद उसका ट्रीटमेंट ले एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद, तो हम एकदम से पेशेंट की मेडिसिन विड्रॉल नहीं करा सकते, ठीक है। एकदम से विड्रॉल कराएंगे कोई भी मेडिसिन तो पेशेंट को विड्रॉल सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। आप एक तरीके से उसका जो उसको मैनेज कर रहा है, आप कुछ भी दे रहे हो बाहर से उसको, हार्मोन दे रहे हो उसको, या कुछ भी आप उसको स्टेरॉइड दे रहे हो, एकदम से हम कुछ भी विड्रॉल कराएंगे तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं अपना,
ठीक है, और पेशेंट को बोलते हैं अभी आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते रहिए, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो मेडिसिन है आपका एक्शन करना शुरू करेगी, हमें लगेगा कि हाँ आप बेटर फील कर रहे हो उन मेडिसिन के साथ, और ज्यादा बेटर फील कर रहे हो, तो हम धीरे धीरे मेडिसिन को रिड्यूस करा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगेन केस टू केस डिपेंड करता है, कोई सिवियरिटी में है कि भाई पेन होता है बहुत ज्यादा, मुझे एलोपैथिक खानी ही पड़ती है ना, तो हम उसको बोल देते हैं आप एसओएस में रखो उसको। अभी एसओएस क्या होता है? एसओएस मतलब इमरजेंसी में आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। हम मेडिसिन देना शुरू कर रहे हैं आपको, ठीक है, बॉडी में धीरे धीरे इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी आपके पेन की, इन बिटवीन फिर भी कभी लगता है आपको तो आप ले सकते हो एलोपैथिक मेडिसिन, लेकिन हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है, ताकि हम जान सके कोई सप्रेशन या कोई भी दिक्कत परेशानी किसी मेडिसिन की वजह से आपको ना हो रही है। इट्स अगेन डिपेंड ऑन केस टू केस कि हमें किस केस में एलोपैथिक अलाउ करनी है, या फिर हम बहुत सारे केसेस में ऐसे बोल देते हैं पेशेंट को डायरेक्टली कि आप एलोपैथी कंप्लीटली छोड़ दीजिए और हम ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप उस स्टेज में नहीं हो जिस स्टेज में हम हैंडल कर सकते हैं। ये सब भी इंस्ट्रक्शन बेसिकली आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके, ठीक है, ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। एक बात और मैम, जैसे कि अभी जब हम आयुर्वेद के बारे में थोड़ा सोचते तो आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में मेडिसिन से ज्यादा जो है उनका प्रोसेस एक काम करता है, बिल्कुल, है ना, वो किस तरीके से थेरेपी जिसमें बहुत सारी होती है जो काम करती है, उसमें फिर एक चीज और जुड़ जाती है परहेज, कि परहेज आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये खाना, इतने टाइम तक खाना है तो आप ठीक हो जाएंगे। तो जो परहेज है, क्या आयुर्वेदिक की तरह होम्योपैथी में भी परहेज रखना पड़ता है? देखिए इसमें आपने दो बात बोली जी। एक तो आपने बोला कि आयुर्वेद में थेरेपी वाली चीज जो बोली है ना, हाँ। और अभी ये दूसरी वाली चीज आप बोल रहे हो परहेज वाली जो चीज हो गई है ना, तो देखो परहेज का तो ऐसा है कि आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स है वो अपने अकॉर्डिंगली चीजों को बताते हैं कि पेशेंट सेंसिटिव है तो आपको ये सब चीजें बंद करनी पड़ेगी। उनका जो ये बंद कराने का जो चार्ट है आई थिंक वो ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि जो हमारे पास भी रिफर्ड केसेस आते हैं वो लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर तो ऑलमोस्ट सभी चीजें बंद करवा देते हैं, ठीक है। और ऐसा आपके पास भी है क्या कि आप लोग इतना परहेज देते हो? तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। परहेज में आपको क्या करना है कि एक तो कॉमन परहेज होते हैं होम्योपैथी के, ठीक है, आपको वो फॉलो करने होते हैं, और कुछ होते हैं कि जो आपके डिजीज के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल वही कि अगर आपके पास डायबिटीज का पेशेंट है, उसको शुगर स्टिक रखनी है अपनी, ठीक है, या हमें उसको कुछ और सजेस्ट करना है लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग, तो वो परहेज हम उसके कराएंगे, है ना। या फिर इसके अलावा होम्योपैथी में जो मेन होते हैं परहेज वो होते हैं कि जैसे हम पेशेंट का कॉफी बंद कराते हैं, कैफीन प्रोडक्ट, अच्छा, बेसिकली कैफीन प्रोडक्ट्स हम बंद कराते हैं, चाय वाली सब, अच्छा। या फिर कैम्फर की कांटेक्ट में नहीं आना होता, कपूर, ओके, ठीक है, उसके कांटेक्ट में उसको स्मेल नहीं करना। बहुत लोग उसको कोकोनट ऑयल में मिला के लगा लेते हैं बॉडी पे, हाँ, लगाते हैं, ठीक है, ताकि स्किन के जो इरप्शंस है वो ठीक हो जाए, ठीक ना हो जाए, सप्रेस हो जाए, ठीक है, इसलिए मना करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो दानों को या जो आपके इरप्शंस हो रहे होते हैं उनको दबा देता है, ठीक है। तो यही इसी चीज के लिए हम उनको मना करते हैं कि कैम्फर आपको अप्लाई नहीं करनी है और कैम्फर आपको स्मेल नहीं करनी है। या फिर जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको डिओड्रेंट्स नहीं लगाने हैं बॉडी पे, आजकल तो बहुत लोग लगाते हैं क्योंकि वो आपका जो नेचुरल सिक्रीशन है, पर्सपायरेशन, जो पसीना आपको आ रहा है, ठीक है, उसको सप्रेस कर रहा है, ठीक है। बॉडी के लिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिक्रीट आउट कर रहा है वो आपके बॉडी से, ठीक है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि बाहर तो नहीं वो चीज शो होनी चाहिए, तो आप डिओड्रेंट लगा रहे हो, ठीक है। तो लेकिन वो आपकी जो नेचुरल सिक्रीशंस है उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इंटरनल प्रोग्रेस करके बीमारियां भी दे सकता है, ठीक है। हम मना करते हैं कि आप अपनी बॉडी पे कुछ भी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग चीजें ना लगाए, ठीक है, जो आपकी सेंसिटिविटी को, या हमारी जो मेडिसिन है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट होती है, मिनिमल दी जाती है पेशेंट को, ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना करे, साइड इफेक्ट ना करे, ठीक है, तो उसके एक्शन को हिंडर ना करे, बीच में उसके एक्शन को दिक्कत ना करे। तो इसलिए हम कुछ परहेज उनको होम्योपैथी के साथ कॉमनली बताते हैं। इवन कुछ पर्टिकुलर परहेज कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के साथ होते हैं, जैसे कि नक्स वॉमी एक मेडिसिन है, उसके साथ हम कॉफी जरूर रेस्ट्रिक्ट कराते हैं। नक्स वॉमी किस काम में आती है? नक्स वॉमी वैसे तो गैस्ट्रिक इशू के लिए होती है, बट इट्स अ वेरी सेंसिटिव मेडिसिन, ठीक है। तो जब वो मेडिसिन ही खुद में इतनी सेंसिटिव है और आप कैफीन इनटेक कर रहे हो, ठीक, कैफीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो वो एक स्टिमुलेटेंट की तरह एक्ट करेगी आपकी बॉडी पे, है ना, और वो मेडिसिन के एक्शन को दिक्कत कर सकती है। तो कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन के साथ भी कुछ पर्टिकुलर चीजें बंद हो सकती है। ऐसी ही सेम एक मेडिसिन है इग्नेशिया, उसमें बंद कराते हैं। पल्सिटिला पेशेंट इज सेंसिटिव फॉर फैटी फूड्स,
ठीक है, तो हम उसमें फैटी दूध वगैरह नहीं देते उसमें? हाँ, मतलब कि जैसे कि खासकर कि जो जैसे होता है ना, भटूरे हो गए, हाँ, हाँ। या फिर तले हुए जैसे जितने होते हैं, तले हुए हो गए और फ्राइड हो गए, ठीक है। या फिर आप बोल दीजिए जिनमें खमीर उठता है, ठीक है, जैसे कि आपका पेस्ट्रीज वगैरह हो गई, और जो भटूरे मैंने एग्जांपल दिया, उस तरीके की चीज़ें उन पेशेंट को बहुत जल्दी इशू करती है, ठीक है, तो वो उन पेशेंट्स के लिए भी हम बंद करवा देते हैं, ठीक है। आपने भी बोला सप्रेशन की, सप्रेस कर देती है। बिल्कुल। होम्योपैथी में सप्रेशन का क्या मतलब होता है? होम्योपैथी में नहीं, ये सप्रेशन तो आपको समझना पड़ेगा। अच्छा। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग समझते नहीं है, ठीक है। सप्रेशन का मतलब क्या है कि हम बीमारी को दबा रहे हैं, है ना, उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। यही हो रहा है आज की तारीख में, राइट, ठीक है। आपको हेडेक है, आपने पेन किलर्स खा ली, आज वो बीमारी आपको लग रहा है ठीक हो गई, ठीक है। अब वो हेडेक आपको हर महीने हो रहा है, ठीक है, आप हर महीने पेन किलर खा लेते हो, लेकिन उससे क्या हो रहा है, आपको जो हेडेक महीने में होता था अब वो हफ्ते हफ्ते में हो रहा है, ठीक है जी। आप पेन किलर पर डिपेंडेंट है अगेन, ठीक है, तो पेन किलर खा रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है वही ट्रीटमेंट है जी। तो आप उस बीमारी को जो बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है, बॉडी रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि बॉडी किसी चीज को हील करना चाह रही है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए थके हुए हैं आज, ठीक है, आपने नींद नहीं ली है प्रॉपरली, बॉडी इसलिए हो सकता है कि आपको सर में दर्द, मतलब कंजेशन हो गई है ना हेड में, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आपको हेडेक फील हो रहा है, बॉडी चाहती है आप रेस्ट करो, लेकिन आप चाहते हो काम पे जाऊं पेन किलर लेके, ठीक है, तो आप उसको सप्रेस आउट करो, बॉडी का जो रिएक्शन है, प्राइमरी रिएक्शन, आप उसको सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी की जो डिजीज है वो प्रोग्रेस कर रही है, बॉडी कहीं तो हीलिंग लगाएगी ना, ठीक है, वो कुछ ना कुछ चेंजेस करती रहेगी, ठीक है, क्योंकि वो एक फोर्स के साथ चल रही है, तो वो कुछ ना कुछ चेंज करती रहेगी बॉडी को हील करने के लिए। आप ऐसे नहीं करोगे तो बॉडी कुछ और वे बनाएगी, तो इस तरीके से बॉडी जो है वो प्रोग्रेस करती चली जाएगी। अगेन वो पेन किलर्स भी क्या हो जाएगी, एक टाइम पे जाके रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कि अब आप बोलोगे मैं पेन किलर भी खा लेता हूँ ना तो भी मुझे आराम नहीं आता, ठीक है, तो अब फिर आप होम्योपैथिक पे आएंगे, ठीक है, तो वहाँ हम देखेंगे कि आपने इतना सप्रेशन करा है, ठीक है, और अब आगे आपको क्या क्या, वो भी हेडेक तो प्रोग्रेस कर ही रहा है, हो सकता है उसके साथ साथ बाकी ऑर्गन्स पे भी परेशानी आ रही है आपकी। एक छोटी सी चीज मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगी, ठीक है, एक हमारे गुरु मान लीजिए आप, डॉक्टर विजयकर है, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर, ठीक है, डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर ने इसके ऊपर काफी अच्छी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ सप्रेशन। उन्होंने बीमारी को समझने के लिए, ठीक है, इसका एक पूरा प्रॉपर चार्ट दिया जी, ठीक है, ये चार्ट एक एम्ब्रियोलॉजी के अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया, कि जैसे भ्रूण में, ठीक है, यूट्रस में एक बच्चा डेवलप होता है लेयर बाय लेयर, ठीक है, इस तरीके से लेयर बाय लेयर बीमारी बढ़ सकती है, ठीक है, और जो डिजीज है वो प्रोग्रेशन के साथ साथ इनर मतलब कि इनर लेयर्स पे जाती जा रही है, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया इसका, कि सबसे पहले जो भी बीमारी आती है या जो बॉडी का प्राइमरी रिएक्शन होता है वो स्किन पर होता है, ठीक है, और फिर उसके बाद स्किन से वो म्यूकस मेम्ब्रेन, देन ग्लैंड्स, फिर उसके बाद नर्व्स पर जा रही है, इंटरनल ऑर्गन्स पर जा रही है, एंड देन लास्ट में वो माइंड या नर्वस सिस्टम पर जा रही है, जो कि हायर ऑर्गन है, ठीक है। इस तरीके से एक डिजीज जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। हालांकि जो मॉडर्न साइंस है ना वो इसको कई बार एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता है कि डिजीज प्रोग्रेस कर सकती है, मतलब स्टेजेस बढ़ सकती है उसकी, लेकिन एक लेयर से दूसरी लेयर पर नहीं जा सकती, लेकिन हम इस तरीके के केसेस पेशेंट में देखते हैं, ठीक है, कि पेशेंट की बीमारी किस तरीके से बढ़ रही है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना हिस्ट्री, वो हिस्ट्री में हम यही देख रहे हैं कि किस लेयर से पेशेंट बोल रहा है स्किन सप्रेशन हुआ, उसके बाद मुझे ये बीमारी आई है, तो हम वो लेयर समझ पा रहे हैं कि जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने कहा वो ट्रू है, ठीक है। सो दिस इज द एविडेंस बेस्ड, है ना, कि हम देख रहे हैं उसको कम्प्लीटली, और वो चीज़ें ट्रू है, जो उन्होंने थ्योरी ऑफ सप्रेशन का एक चार्ट दिया, और वो कम्प्लीटली उन्होंने ओपनली गूगल पे डाला हुआ है, अगर कोई उसके बारे में पढ़ना चाहे, कि हाँ मेरी डिजीज, अपनी डिजीज को समझना चाहे कि मेरी डिजीज किस तरीके से बढ़ रही है, तो इस तरीके से वो समझ सकता है। ओके, अभी अपने बात करते हैं कि दवाओं के हिसाब से भी परहेज होता है, हम अक्सर दवाइयाँ खा लेते हैं और इंस्टेंट जैसे एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, इंस्टेंट वो काम करती है, तो फिर एक चीज़ टर्म निकल के आती है कि एलोपैथिक दवाई में केमिकल्स होते हैं, खासकर स्टेरॉयड होते हैं, वो जल्दी जल्दी काम करते हैं लेकिन आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। क्या होम्योपैथी में भी स्टेरॉयड टाइप की चीज़ें इस्तेमाल होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सोर्सेज है, ठीक है, उनसे हम जो है उनकी पोटेंट पावर्स को निकाल रहे हैं, पोटेंटाइज करके, ठीक है। तो वो सिर्फ उसकी नेचुरल पावर्स को यूज कर रहे हैं हम पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। जी। हम उसमें ना तो कोई पेशेंट को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, ना हम उसमें पेशेंट को कोई हार्मोन्स दे रहे हैं, ठीक है, जो कि एक पेशेंट का क्वेश्चन रहता है बहुत ज़्यादा कि अगर मेरे को पीसीओडी है या मुझे डायबिटीज़ है तो क्या आप भी मुझे हार्मोन्स ही दे रहे हो जैसे बाकी डॉक्टर्स दे रहे हैं मुझे, ठीक है, या आप मेरे को स्किन डिसऑर्डर है, क्योंकि स्टेरॉइड्स क्या कर रहे हैं बेसिकली आपकी जो इन्फ्लामेशन हो रही है बॉडी में या बॉडी में जो इरप्शंस हो रहे हैं वो स्टेरॉइड्स क्या कर देते हैं, उनको सप्रेस कर देते हैं। अर्टिकेरिया का पेशेंट है, किसी को इचिंग हो रही है या किसी को कुछ भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, स्टेरॉइड्स उसको तुरंत सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो होम्योपैथी पहली बात तो सप्रेशन करना ही नहीं चाहता, वो पेशेंट को क्योर करना चाहता है, राइट। तो हम तो स्टेरॉइड्स ऐसा कुछ है ही नहीं मेडिसिन, जैसे मैंने आप मेडिसिन बनाने का प्रोसेस ही आपको समझा दिया, राइट। ठीक है, कि जब वो प्रोसेस में ही हम सिर्फ क्या करें, सिर्फ जो सोर्स है उसकी पोटेंट पावर को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और आपको सिमिलर सिम्टम्स सिमिलैरिटीज पे, ठीक है, मेडिसिन दे रही है, तो उसमें स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स की तो कोई बात ही नहीं है। हम आपको समझ रहे हैं, ठीक है, उस समझ को हम आपको समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है, सिम्टम सिमिलैरिटीज के बेस पे। तो हमारी मेडिसिन में कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, कोई हार्मोन्स नहीं है, ठीक है, हम आपको होलिस्टिकली ट्रीट कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ट्रीट कर रहे हैं, और हमारी मेडिसिन का एक्शन जो है बेसिकली वाइटल फोर्स पर हो रहा है आपकी। वाइटल फोर्स इज कि जो आपको दिख नहीं रही है फोर्स, लेकिन वो आपके शरीर को चला रही है, ओके, ठीक है, तो उस पर हमारी मेडिसिन जो है आपको एक्शन कर रही है बेसिकली। ओके, जैसे कि आपने बोला अक्सर क्या होता है ना कि अगर किसी होम्योपैथी दवाई को समझना हो ना कि ये दवाई होम्योपैथी है, तो सफेद सफेद छोटी छोटी गोलियां होती है ना, जी जी जी, तो वो गोलियां देखते बोल रही होम्योपैथी है, और किसी मेडिसिनल सिस्टम में शायद उस टाइप की गोलियां नहीं होती, उन्हीं गोलियों को देख के बोल देता है ये होम्योपैथी वाली गोली है। वो क्या है? क्योंकि अक्सर बहुत लोग इस बारे में जानना भी चाहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो मीठी, वो शुगर गोली होती है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लेकिन सच में बताना वो क्या है, किस चीज़ की बनी होती है, उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या उनसे उनके बगैर भी क्या जो होम्योपैथी दवाई है वो दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ अब वो धीरे धीरे जो है सफ़ेद गोलियाँ कम होती जा रही है। अब 2-4 ड्रॉप डालो पानी में या अपने मुंह में हो गया। उन गोलियों के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है, क्यों उनको लेके आ गए, अब क्यों ये खत्म हो रही है धीरे धीरे? देखिए, जैसे आपने बोला कि वाइट पिल्स है ये, है ना, और ये मीठी है ना, तो ये बनती वैसे ही सुक्रोज से बनती है या लैक्टोज से, बोथ आर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो मीठी है इसलिए टेस्ट में, है ना, जैसे घर में चीनी होती है हमारे। अब इसको डॉक्टर हैनेमन ने क्यों बनाया, मतलब उन्होंने इसी में क्यों डिस्पेंस किया? जी हाँ, बिल्कुल, उनको लग रहा है, उनको क्या लगा उस टाइम पे कि एलोपैथिक एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, लेकिन वो जो ट्रीटमेंट है वो इस तरीके का है कि वो पेशेंट का मतलब क्या, वो बीमार है ऑलरेडी, ठीक है, वो ऑलरेडी परेशानी में है, लेकिन आप उसको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट दे रहे हो, ठीक है, जो उसको और परेशान कर रहा है, ठीक है। अब उस टाइम पे तो बहुत अलग तरीके की ट्रीटमेंट्स होते थे, जैसे कपिंग हो गई, लीचिंग हो गई, ठीक है, तो इस तरीके के पेनफुल ट्रीटमेंट्स होते थे, ठीक है। और आज की तारीख में अगर हम देखें तो वो जो बिटर टेस्ट की हमारी जो मेडिसिन्स है, ठीक है, हम वो पेशेंट को दे रहे हैं। पेशेंट खुद सफर है, आधे पेशेंट तो अवॉइड भी करना चाहते हैं कि भाई नहीं खाई जाती है मेडिसिन, है ना। तो उनका यही कॉन्सेप्ट था कि पेशेंट को हम इस तरीके से मेडिसिन दें कि उसको हार्म ना हो, उसको रिलैक्स लगे बॉडी में। इसलिए उन्होंने उसको स्वीट पिल्स में देना शुरू किया। और वो स्वीट पिल्स भी खाली सिर्फ स्वीट पिल्स नहीं है, ठीक है, उनकी भी अपनी एक प्रॉपर्टी है कि वो जो मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हम उस मेडिसिन ऊपर से डालते हैं, खाली हम सबको वही डिस्पेंस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हम मेडिसिन जो है उसमें डालते हैं, ठीक है, हाँ, और वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी को अपने अंदर लॉक कर लेता है, ठीक है। और जब आप उन पिल्स को खाते हैं, ठीक है, तो वो सारी, जैसे हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको उसको चबाना नहीं है पिल्स को, हमेशा जैसे आप जीभ के ऊपर रोल करके लीजिए, ताकि जो म्यूकोसा है, ठीक है, आपका माउथ का, ठीक है, ओरल म्यूकोसा है, उसी से ही आपकी जो मेडिसिन है वो एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाए आपकी बॉडी में। तो इस तरीके से ये जो स्वीट पिल्स है, ये खाली स्वीट पिल्स नहीं है, हम इसमें मेडिसिन डिस्पेंस करके पेशेंट को दे रहे हैं, और यही करेक्ट वे है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, होम्योपैथी में हम माइन्यूट डोज दे रहे हैं जो आपको साइड इफेक्ट ना करे, ठीक है, तो वो यही क्लासिकल प्रैक्टिस है। लेकिन जैसे कि आपने बात करी कि आजकल हम देखते हैं कि लोग ये तो ले ही नहीं रहे, होम्योपैथी में तो आजकल टैबलेट्स भी आ रही है, जी हाँ, ठीक है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं 20 बूंद डाल के दो और खा लेंगे। पहली बात तो ये जो 20 बूंद वाला है ये मदर टिंचर्स भी होते हैं, ठीक है। मदर टिंचर का मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए आपने
कोई सोर्स से मेडिसिन बनाई, तो जो फर्स्ट आपने पोटेंटाइज किया उसको, ठीक है, तो वो जो फर्स्ट उससे आउटकम आ रहा है वो मदर टिंचर है। मदर मतलब जहाँ से वो शुरू हुआ है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, अभी रो ही है, उसकी अभी इतनी पोटेंट पावर नहीं अराइज हुई है जितनी हम पोटेंसीज में अराइज कर देते हैं, ठीक है। तो वो कई बार पेशेंट को साइड इफेक्ट कर सकती है, तो हम बहुत मिनिमल उसको यूज करते हैं क्लासिकल प्रैक्टिस में, ठीक है। लेकिन आज की मार्केट में वो बहुत कॉमन है क्योंकि वो जल्दी एक्ट करती है पेशेंट के ऊपर, तो पेशेंट उसको लेते हैं। और इसी तरीके से टैबलेट फॉर्म, वो पेटेंट फॉर्म हो गई, ठीक है। आप 3-4 दवाइयां मिक्स करके पेशेंट को, ठीक है, कुछ पेटेंट बना देते हैं, ठीक है, कि ये पेशेंट के ऊपर अच्छा काम करेगी, और वो पेशेंट को मार्केट में दे रहे हैं। तो पेशेंट को क्या करना, पेशेंट के लिए तो इजी है ना ये, आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको कंसल्टेशन फीस नहीं देनी है, आपको फार्मेसी पे जाना है और वो लिखी हुई दवाई कि दिस इज फॉर द स्टोन एंड दिस इज फॉर द डायबिटीज, वो जाके उठानी है। लेकिन वो एक इनकरेक्ट वे है, ठीक है। वो सब आप किसी और पैथी में कर सकते हो, बट मुझे लगता है होम्योपैथी में जिस हिसाब से मैंने समझाया कि हमें बहुत प्रिसाइजली चलना होता है एक होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो उसमें आप कोई ऐसे पेटेंट कैसे उठा सकते हो। दिस इज नॉट अ क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये कोई क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस है ही नहीं, ये प्योर होम्योपैथी नहीं है, वो जो डॉक्टर हैनेमन ने दी थी अपने टाइम पे, ठीक है। ये मॉडिफाइड फॉर्म होता जा रहा है, इसलिए अब आपको स्वीट पिल्स कम दिख रही है, क्योंकि मार्केट अब क्या हो गई है, इजी, ठीक है, और डॉक्टर के लिए भी इजी हो गई है। डॉक्टर को मेहनत नहीं करनी पड़ती ना एक डायबिटीज पेशेंट को डिफरेंट दवाई देने के लिए, तो उसको तो बनी बनाई मिल रही है। अरे डायबिटीज का पेशेंट आप उठा के ये लो, उसको कंसल्टेशन फीस मिल रही है ना अपनी। तो ये एक ट्रू प्रैक्टिस नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मुझे लगता है होम्योपैथी को क्लासिकली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सभी चीज़ों में अगर हम वो प्योरिटी मेंटेन करें, ठीक है, तो ही हम डॉक्टर हैनेमन की तरह अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो वो चाहते थे कि हमें यूजफुल रहे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से हम करें तो ज़्यादा बेटर। अभी आपने कुछ देर पहले थोड़ा पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में बात करती थी, तो खैर पीसीओएस पीएमओएस हो गया अभी जी। तो आपके पास बहुत सारी महिलाएं भी आती होंगी, बिल्कुल, ठीक है, एज ए पेशेंट। तो आजकल जो पीएमओएस है और पीसीओडी है, आपको क्या लगता है एज ए होम्योपैथी डॉक्टर क्यों इतना आम हो गया, हर तीसरी चौथी महिलाओं को पीएमओएस पीसीओडी हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिल्कुल, देखिए ऐसा वुमेन मेरे पास पीसीओडी के बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मैं वुमेन हूँ तो अच्छे से अपनी हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। तो पीसीओडी, पीसीओएस या पीएमओएस अभी आपने मेरे को बोला, ठीक है। पीएमओएस जो है बेसिकली ये अभी कोई WHO से मतलब ये अभी कोई ऐसे मेडिकल टर्म नहीं बना है, बस कुछ रिसर्चर्स ने इसको बोल दिया कि हम इसका नाम चेंज करके पीएमओएस बोले तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। पीसीओडी है क्या, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पीसीओडी, पहले तो आप पीसीओडी को समझने के लिए ये समझिए कि एक नेचुरल साइकिल क्या है हमारी, ठीक है, और किस तरीके से वो पीसीओडी बना रही है ना। जैसे कि नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंसेस होती है, ठीक है, वो 28 डेज साइकिल है आपको, ठीक है। उसमें कुछ हार्मोन्स बनते हैं आपको, ठीक है। उन हार्मोन्स के बनने की वजह से एक ओवम बनता है, एक एग बनता है आपकी ओवरीज में, ठीक है, और फिर मंथली वो रिलीज आउट हो जाता है। उसमें 2 हार्मोन्स मेनली काम करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन काम करता है एग की फॉर्मेशन में, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, ईस्ट्रोजन एक तो एग की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन क्या काम कर रहा है कि यूट्राइन की जो लाइनिंग है, यूट्रस की जो लाइनिंग है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। अब पीसीओडी में क्या होता है, पीसीओडी में जो आपका ये हार्मोन है, इनका इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, ठीक है, मतलब कि ओवम जो है वो सिक्रीट आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो आपकी बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है, और जिस तरीके से साइकिल होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, ठीक है। जो ओवम इमेच्योर बन रही है आपकी बॉडी में, वो अंदर ही कलेक्ट होने शुरू हो जाते हैं और एक पानी की गांठ बना लेते हैं, अच्छा। पानी की गांठ को हम सिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। पोली मतलब बहुत सारी, ओवेरियन सिस्ट बन रही है, ठीक है, तो वो आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। उनके बनने की वजह से पेशेंट को मेंसेस नहीं होती है, ठीक है, तो वो कंप्लेन प्राइमरली यही लेके आते हैं कि हमें मेंसेस नहीं हो रही है ना।
अब ये बहुत कॉमन है। जी बिल्कुल। ठीक है, ये बहुत कॉमन है। आप ये मान लीजिए 10 में से एक महिला को ये परेशानी है, और खाली बड़ों को नहीं है। ठीक है, ये बच्चों में भी परेशानी आ रही है। मतलब जिनको अभी शुरुआत हुई है 13-14 साल के बच्चे को, ठीक है, बच्चियों को, उनको भी ये परेशानी धीरे धीरे जल्दी से डेवलप हो जाती है। राइट। ठीक है, वो बोल देते हैं इट मे बी जेनेटिक। ठीक है, कि भाई मेरी मदर को भी शायद इरेगुलर पीरियड्स रहते थे, तो शायद मुझे भी अर्ली होने शुरू हो गए। ठीक है, तो देखिए फिजिकल रीजन तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आज जो कॉमन है कि आप बोल देते हो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है, पीसीओडी इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, पीसीओडी है क्या, मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। जी। ठीक है, जो हमारे फेमिनिज्म को इंडिकेट कर रहा है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यही दो मेन हार्मोन है। ठीक है, ठीक है, वो ना बन के इनवर्सली जो एंड्रोजन्स है, टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन, वो हमारे शरीर में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वुमेन के शरीर में, वुमेन के, वैसे यूजुअली टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन लो अमाउंट में होता है। उसका भी फंक्शन होता है ना हमारी बॉडी में। ठीक है, लेकिन पीसीओडी में वो क्या हो रहा है कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, और एंड्रोजन्स जो है वो लेवल अपना हाई कर रहे हैं। जी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है हमारे अंदर, जैसे आपने सुना भी होगा पीसीओडी में कॉमनली क्या होता है कि हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, गर्दन काली हो जाती है, हेयर आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपने ये बोला ना गर्दन काली आ रही है, इसको भी मैं थोड़ा सा समझाती हूँ वो क्यों हो रहा है इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके के मेल लाइक सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मेल लाइक सिम्टम्स आने शुरू हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब आप एनवायरनमेंट में नोटिस करो हो क्या रहा है, हर फीमेल को मेल ही बनना है। ठीक है, यूजुअली। ठीक है, अब यही हो रहा है, सबकी डिमांड यही है कि हमें तो वो फेमिनिज्म है ही नहीं, सब इमोशनल नहीं होने चाहते हैं, सब स्ट्रांग बनना चाहते हैं। ठीक है, सबको क्या चाहिए कि हम मेल से कंधा मिला के चलें। ठीक है, मैं क्यों उससे कम रहूं। ठीक, कंपटीशन में फीमेल्स है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही ये सब चीजें गलत है, बट वो जो सोच विचार और जो कंपटीशन जो फीमेल्स ने आज की तारीख में अपने अंदर भर लिया है, वो गलत है। जैसे कि अगर उनको कोई गोल अचीव नहीं हुआ, ठीक है, वो परेशान होती है, स्ट्रेस लेती है उसके लिए। ठीक है, वो उसी पे ही अडिग रहना चाहती है कि अरे नहीं मुझे क्यों नहीं अचीव हुआ। ठीक है, वो सब चीजें फीमेल्स के लिए नहीं बनी थी, वो सब मेल्स के लिए था कि वो स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, वो सब चीजें मस्कुलाइन फिजिक है ना, तो सब चीजें मेल के लिए बनी थी, फीमेल के लिए नहीं बनी थी नेचर के अकॉर्डिंग। लेकिन अब जब फीमेल अपने नेचर में यही सब चीजें ला रही है, तो बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट कर रही है। इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। आप बॉडी उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से आप चाह रहे हो। अब क्योंकि ये सब चीजें जनरलाइजली चल रही है, तो जनरलाइजली वो पीसीओडी भी इतना कॉमन होता जा रहा है। ठीक है, इसमें एक तो पहले मैं आपको ये क्लियर करूंगी, पीसीओडी पीसीओएस। ठीक है, बोथ सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मुझे पीसीओडी है या पीसीओएस है। जी जी। जैसे पीसीओडी का मैंने बताया पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और पीसीओएस का मतलब क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अच्छा। ठीक है, सिंड्रोम का मतलब क्या है कि यहाँ पे मल्टीपल सिम्टम्स पेशेंट को आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको सिस्ट बने ओवरीज में। अच्छा। हाँ, ठीक है, पीसीओएस मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हाइपर इंसुलिनेमिया हो जाता है, मतलब आपकी जो ब्लड में है इंसुलिन का अमाउंट बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है ब्लड में पीसीओएस में। ओके। ठीक है, और आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते, मतलब आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है वो बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं बेसिकली। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने की वजह से अगेन आप कंप्लेन करते हो कि वेट गेन हो रहा है, जितना खा रहे हैं उस तरीके से नहीं लग रहा, कम खाती हूँ तो भी शरीर को लग रहा है। ठीक है, तो वेट गेन भी होना शुरू हो रहा है। तो पीसीओएस में आप देख रहे हो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इंसुलिन हाई हो रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है, वो उस तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं ले रहा कि वो ग्लूकोज को वो जो है वो सेल तक नहीं पहुंचा पा रहा है, ग्लूकोज उसकी बात नहीं मान रहा है एक तरीके से। ठीक है, इसलिए वो अपना अमाउंट तो बढ़ाता जा रहा है, लेकिन जो काम है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। ये जो आपने बताया ना गर्दन काली हो रही है, ये इंसुलिन हाई का साइन होता है। जिन महिलाओं की गर्दन काली जाती है, हाँ, और रगड़ने पर भी साफ नहीं होती, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन बढ़ने के कारण भी ऐसा होता है। हार्मोन डिसऑर्डर्स में बेसिकली ऐसा होता है। मेनली हमने देखा है जो प्री डायबिटिक स्टेज में होते हैं, हाँ, इंसुलिन अफेक्ट होता है ना अगेन। हाँ। ठीक है, तो उनमें ये गर्दन काली, एकेंथोसिस नाइगेरिकन बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? एकेंथोसिस नाइगेरिकन।
एकेंथोसिस, नाइगेरिकन, ऐसे। नाइगेरिकन, हाँ, ओके। ठीक है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के लिए यूज होती है। हम्म, तो उनमें हमने ये ज्यादा देखा है। अब फीमेल्स का जैसे आपने बोला, फीमेल्स में भी ऐसा होता है, हाँ। ठीक है, और वो सिम्टम्स लेके आ रही, एक्ने है फेस पे, हाँ। मेल लाइक पोस्चर बन गया उनकी Yes, बॉडी का, yes, yes. ठीक है। एंड अगेन क्या आपने बोला कि हेयर्स डेवलप हो रहे हैं, Yes. ठीक है, हेयर लॉस होना शुरू हो रहा है, ठीक है, फैट बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता रहा, बॉडी में। मोटापा। दिस इज अगेन मतलब कितने सारे सिम्टम्स उसकी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं। दिस इज पीसीओएस, ठीक है। अब इस पीसीओएस को कुछ रिसर्चर्स ने नाम चेंज करके क्या करते हैं, पीएमओएस, उसमें जब आपने मेटाबॉलिक बोला, पॉली मेटाबॉलिक हाँ। ओवेरियन सिंड्रोम, और मेटाबॉलिक उसमें की मेटाबॉलिक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि अब टिपिकल पीसीओडी के केसेस ज्यादा नहीं आ रहे हैं। अब हमारे पास टिपिकली जो है इसके केसेस आ रहे हैं, क्योंकि अब वो भी प्रोग्रेस कर रही है डिजीज, पीएमओएस। हाँ, कि अब वो टिपिकल नहीं रहना चाहती। अब सारी फीमेल्स सिम्टम्स लेके आती, पीरियड्स 2 दिन के लिए हो रहे हैं, 1 दिन के लिए हो रहे हैं, स्कैंटी हो रहे हैं, हो तो रहे हैं, लेकिन सिम्टम्स ऐसे डेवलप हो रहे हैं जैसे पीसीओडी है, ठीक है, लेकिन अल्ट्रासाउंड कराओ तो रिपोर्ट में सिस्ट नहीं आती है। ये क्या पीसीओएस या पीएमओएस जो भी है, क्या इनसे इनफर्टिलिटी महिलाओं में बढ़ जाती है? यही चीज मैं आपको समझा रही थी, ठीक है, कि पीसीओडी देखिए ऐसा कंपल्सिव नहीं है इनफर्टिलिटी के लिए, ठीक है, ठीक है, मतलब कि बच्चा कंसीव करने के लिए इतना कंपल्सिव नहीं है, ठीक है। इनफर्टिलिटी के लिए और भी चीजें होती है, और भी दिक्कतें हो सकती है जो इनफर्टिलिटी में दिक्कत कर सकती है। और अगर किसी को जैसे पीसीओएस है, इट्स अगेन अ मेटाबॉलिक एंड हार्मोनल डिसऑर्डर, है ना, तो अगर हम किसी को मैनेजमेंट भी दे रहे हैं तो मैनेजमेंट के साथ भी पेशेंट कंसीव कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ पेशेंट हमारे पास अर्ली स्टेज में आए कि मैम हमें पीसीओडी है या पीसीओएस है एंड हमें कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो और जैसे हमने 2-3 महीने का उनको ट्रीटमेंट दिया तो उन्होंने कंसीव कर लिया है, ठीक है। और धीरे धीरे उनका जो पीसीओएस का प्रॉब्लम था वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो रहा है, क्योंकि अब हार्मोन अलग तरीके से बनने शुरू हो रहे हैं बॉडी, तो बॉडी खुद को रिजॉल्व कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। तो आप उसको एक कंपल्सिव नहीं चीज़ मान सकते कि अगर मुझे पीसीओडी है या पीसीओएस है तो इट्स अ कंपल्सरी थिंग कि मेरे को इनफर्टिलिटी ही होगी, ठीक है। अगर आप मैनेज कर रहे हो उसको, अपना लाइफस्टाइल ठीक करके, अपने स्ट्रेसेस मैनेज करके, ठीक है, और मेडिसिन अगेन कुछ चीज़ों में ज़रूरी नहीं है कि काउंसलिंग ही ज़रूरी होती है या आप खुद को लाइफस्टाइल ठीक करना ऐसा होता है कि नहीं काम कर पाता खाली आपके लिए, तो आपको मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को ठीक करने के लिए। हम इस पे भी आएंगे थोड़ा, इस जो सप्लीमेंट्स है, लेकिन आजकल जो स्ट्रेस, जैसे आपने बोला, रात तक हम बहुत ज़्यादा जागते हैं, बहुत देर रात तक हम लोग जागते हैं, जी। तो स्ट्रेस और लंबे समय तक जागते रहना रात में, इसका भी एक कोज हो सकता है कि आपको पीसीओएस या पीसीओडी हो जाए। ये देखिए मैं आपको बताऊंगी कि आप जर्मन न्यू मेडिसिन के बारे में, ठीक है, जर्मन न्यू मेडिसिन ये डॉक्टर हैमर ने शुरू करी थी। डॉक्टर हैमर जो है वो जर्मन के डॉक्टर है, ठीक है। उन्होंने ये वो एक बहुत ज़्यादा मतलब वो बहुत बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट थे, ठीक है, एलोपैथिक थे अगेन, ठीक है। वो अपने क्लिनिक्स में कैंसर के पेशेंट को देखते थे और उनको ट्रीट करते थे जी। एक बार उन्हीं को ही टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, अच्छा, ठीक है। तो उनको ये लगा कि यार मेरे को क्यों कैंसर हो गया, मैं तो क्लिनिक में बोलता हूँ कि शायद आपका लाइफस्टाइल ऐसा होगा या आपको स्ट्रेस हुआ होगा या फिर आपने कुछ ऐसा केमिकल इनटेक कर लिया होगा, जैसे कि आजकल फेमस होता है कि भैया ऐसी प्लास्टिक में खाओगे तो आपको कैंसर कोजिंग एजेंट होता है, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मुझे क्यों हुआ ये डेवलप, ठीक है। तो उन्होंने इसको रिसर्च करना शुरू किया, ठीक है। तो उनको जो कैंसर डेवलप हुआ था वो तब डेवलप हुआ था जब उनका जो बेटा था वो एक सडन एक्सीडेंट, मतलब कि उनको शूटिंग हुई थी, मतलब किसी ने उनको गन शॉट किया था तो डेथ हो गई उनकी। उसके उनको ग्रीफ था, ऑब्वियस सी बात है उस चीज़ का। उसके तुरंत बाद उनको टेस्टिकुलर कैंसर डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है। कैंसर इज़ व्हाट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स, ठीक है। अब टेस्टिस क्या करती है, ठीक है, प्रोक्रिएशन, ठीक है, कि मेरा बच्चा कहाँ से आएगा वापसी, ठीक है। तो उनको उस स्ट्रेस से बॉडी ने चेंजेस करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो वो जब मल्टीप्लिकेशन होती चली गई उस ग्रीफ की वजह से इतना बढ़ गया, उनको कैंसर डेवलप हुआ। इसी चीज़ के बिहाफ पे उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी। उनकी एक बुक है, मतलब एक नहीं, मतलब बहुत सारी उन्होंने बुक्स दी है ओपनली, उन्होंने गूगल पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डाली है उस चीज़ के बारे में, ठीक है। उसी बिहाफ पर अगर हम पीसीओडी की बात करते हैं, ठीक है, तो पीसीओडी में भी क्या हो रहा है कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द टिश्यूज हो रही है, सिस्ट बन रहे हैं ना, गांठ बन रही है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ क्या बोलते हैं कि वहाँ भी लॉस कॉन्फ्लिक्ट काम करता है,
लॉस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जैसे अभी मैंने लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉस या तो किसी पर्सन का हो सकता है या आपकी किसी नीड वाली चीज़ का हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने बोला कि फीमेल्स को दुख है कि वो अपने गोल जो बना रही है, अपने गोल जो बना रही है उनको अचीव नहीं कर पा रही है, उसके लिए एक लॉस कॉन्फ्लिक्ट है। उसने वो जो पोजीशन थी जो वो चाहती थी वो गवा दी, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रीफ ले रही है, तो हो सकता है उसको नेक्स्ट पीसीओडी हो सकता है, ठीक है। और अगेन इस तरीके से हर ऑर्गन के अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, और इस तरीके से उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगेन इनफर्टिलिटी खाली एक फीमेल का रोल नहीं है, इसमें मेल का भी सिमिलर रोल है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इनफर्टिलिटी तभी हो जब फीमेल्स में कोई परेशानी हो रही हो, ठीक है, मेल में भी कोई दिक्कत हो रही है तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का रिलेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसा हमने अपनी क्लिनिक में नोटिस किया है। जिन फीमेल्स में, ठीक है, या कपल्स में, ठीक है, हम देखते हैं कि सोच विचार नहीं मिलते, ठीक है, जो कि आज की तारीख में बहुत कॉमन है, ठीक है, तो वो कंसीव करने में उनको दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि फिर उनमें धीरे धीरे बीमारियां शुरू हो जाती है उन सब चीज़ों के बिहाफ पर, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो रही है फॉर एग्जांपल फीमेल्स के अंदर, कि वो आ रही है कि क्योंकि ब्लॉकेज है या कुछ दिक्कत है उसमें, तो इसलिए हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट डॉक्टर हैमर बोलते हैं कि कुछ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, या फिर कुछ भी मतलब कि इस तरीके से रिलेशनशिप डिस्प्यूट कुछ चल रहा हो, तो ये सब परेशानी हो सकती है। यूट्रस में अगर कुछ परेशानी आ रही है तो यहाँ पे आप बोलते हैं नेस्ट एंड वरी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। यूट्रस इज व्हाट, बच्चादानी, ठीक है, तो बच्ची को कैसे रखना है मुझे, ये घर है बच्चे का एक, ठीक है, तो मैं घर बार हैंडल नहीं कर पाई। जैसे बहुत सारे फीमेल्स को होता है, अरे सास से झगड़ा हो रहा है, घर में झगड़ा हो रहा है, मेरा बच्चा उसमें किस तरीके से रहेगा आगे, वो पहले से ही स्ट्रेस बनाना शुरू कर रही है स्टार्टिंग से, कि अगर वो भी आएगा तो वो भी ऐसे ही सफ़र करेगा, ठीक है, और मैं किस तरीके से उसको इस फैमिली में रखूंगी, या कुछ भी नेस्ट एंड वरी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। नेस्ट एंड वरी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि एक चिड़िया घोंसले में अपने बच्चे को रखती है, वो नेस्ट वहां से आया है, ठीक है, वो उसकी चिंता करे जा रही है, ठीक है, तो इस वजह से भी उसको परेशानी हो सकती है। स्ट्रेस एज मच हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, और ये तो चलो उन्होंने बताया, मेडिकल साइंस में कितनी भी एक्सेप्टेड है ये चीज़ें, हम इसको क्लिनिक में देखते हैं प्रॉपरली। मतलब अगर कोई किसी बीमारी के साथ आया और मैं पेशेंट को बोल रही पर्टिकुलरली कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ स्ट्रेस तो नहीं है, पेशेंट सेम ही चीज़ हमें बोलता है जो हमारे दिमाग में चल रही होती है जीएनएम को पढ़ के, ठीक है। सो मतलब ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है होम्योपैथी में एक मेडिसिन सेलेक्ट करने में एक्चुअली। अभी आपने बोला कि बहुत सारी चीज़ें काम करती है, स्ट्रेस भी है। अब थोड़ा सा उस पर समाधान पे थोड़ा बात करते हैं कि अक्सर महिलाओं को इस तरह की चीज़ें जो है, और आजकल आपने बहुत सारी महिलाओं को जब अपॉइंटमेंट में कंसल्ट किया होगा तो उन्होंने बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया होगा, बहुत सारी की प्रॉब्लम कुछ कॉमन भी हुई होगी, क्या है, तो वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो भी महिलाओं की होगी, जिसकी वजह से पीसीओएस, पीसीओडी वगैरह चीज़ें हो रही है, क्या करना चाहिए महिलाओं को इससे निकलने के लिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? जी देखो, जैसे कि अभी मैंने बताया कि फीमेल्स जो है बेसिकली एक तो वही कि किसके पीछे भाग रही है कि मुझे मेल की तरह दिखना, हाँ, ठीक है। तो मैं हमेशा जब वो बैठे होते हैं मेरे सामने तो मैं उनको यही बोलती हूँ समझाने के लिए कि पहला तो अपना ये चीज़ छोड़ो कि मेरे को मेल जैसा होना है, या हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, मतलब उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दो सोच को, है ना, कि आपको क्या करना है कि आप कर रहे हो जॉब, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसको फीमेल रह के भी हम कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे जैसे स्पिरिचुअली शेरा वाली माता है, ठीक है, तो वो अपने अंदर फेमिनिज्म रखती है हमेशा, उनके अंदर वो प्योरिटी है, वो इमोशंस है कि वो अपना बच्चा अच्छे से रखती हैं, सब चीज़ें हैं, इस तरीके से दिखाते हैं ना उनको। लेकिन जब समय आता है तो वो काली माता भी है, ठीक है, वो एक मेल से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, ठीक है, तो शंकर भगवान से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आप अपनी सोच को उस तरीके से रखो, ठीक है, कि हाँ मैं कर सकती हूँ सब चीज़ों को हैंडल करके, ठीक है, लेकिन ये कि नहीं वो गोल अचीव ही करना था, वो करना ही था, ऐसा मेरे को स्ट्रांग ही होना पड़ेगा उसके लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली अपॉन मी, ठीक है, तो वो सब एक थॉट प्रोसेस और जो स्ट्रेसेस आप लगातार बना रहे हो उसको रिड्यूस करो, थोड़ा सा बस चीज़ों को परसेप्ट करने का तरीका आप चेंज कर दीजिए और वो करें। अगेन एक जो फीमेल्स घर बार में करती हैं, ठीक है, कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है, तो वो ध्यान देना अपने ऊपर, अपने लिए समय निकालना, ठीक है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए वो शुरू करना चाहिए फीमेल्स को। मैम
जैसे पीसीओडी पीसीओएस यार बहुत सारा मार्केट एक खुल जाता है, फिर कुछ मेडिसिन होते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तो थेरेपीज भी लोग देते हैं कि इनसे निकलने के लिए। एज ए डॉक्टर, एज ए होम्योपैथी डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे कि पीसीओडी पीएमओएस जो है इस तरह की जो महिलाओं में है हार्मोन इम्बैलेंस है उसमें थोड़ा हेल्प कर सके, साथ साथ कि वो अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पहले तो यही है कि आप प्रॉपरली डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए अपनी, ठीक है। बट उसके अलावा भी जैसे कुछ फीमेल्स कोशिश करती है कि अपना लाइफस्टाइल जो है वो प्रॉपरली ठीक करे, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स लेते रहे वो बाहर से कि जो उनकी बॉडी को बैलेंस रखे, ठीक है। तो इस तरीके की सप्लीमेंट्स भी हमारी मार्केट में अवेलेबल है। एक जो आजकल मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक सीबकथॉर्न के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें वेलविद का प्रोडक्ट है, ठीक है, फैम वेल करके, ठीक है। उसमें सीबकथॉर्न कर क्या रहा है, बेसिकली इट्स अ बेरी, है ना, इट्स अ फ्रूट। ये इसमें आपका जो ओमेगा 3 है, 6 है, 9 है, 7 है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छी मात्रा में है, ठीक है। और बेसिकली जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, ठीक है, वो इसके अंदर काफ़ी अच्छे है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स और ये जो ओमेगाज है ये हमारे हार्मोन्स को, ठीक है, बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, ठीक है। और पीसीओडी में या पीसीओएस में फीमेल्स को हार्मोन्स मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है। सो आप इस तरीके के प्रोडक्ट अपने मार्केट में से चूज कर सकते हैं। ओके। अक्सर ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में भी जो है बातें होती है, और जो एक आम इंसान है, जो पेशेंट है, उसको अगर मेरे को बोले तो शायद मैं समझ जाऊँ, लेकिन जो आम इंसान है कि कहीं आपको ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, उसको ये कौन सी बीमारी होती है, समझ नहीं आते। तो थोड़ा सा मतलब मैं आपसे आसान भाषा में समझना चाहता हूँ कि ऑटो इम्यून जो बीमारियाँ होती है, ऑटो इम्यून डिजीज होती है, किन्हें कहते हैं, ये क्या होती है? ऑटो इम्यून, ठीक है, जैसे कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ऑटो इम्यून, जी, ठीक है। मतलब हमारी जो इम्यूनिटी है, ठीक है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो हमारे ही अगेंस्ट काम कर रही है। अच्छा, ओके, ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इम्यून सिस्टम कब डेवलप होता है, जैसे कि बाहरी कोई भी आपका जो सब्सटेंस है वो गया हमारी बॉडी में, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया गया, कोई वायरस गया, तो हमारी इम्यूनिटी उसके लिए अलर्ट हो जाती है, सेल्स को मल्टीप्लाई करती है और उसको डैमेज करने में लग जाती है। मतलब कोई भी आउटर सेल को पहचानने की क्षमता रखती है वो। लेकिन जब वो क्षमता खत्म हो जाती है, वो क्या कर रही है, अपनी ही सेल को आउटर समझ रही है और उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून, ठीक है। इसका सबसे एक जो हम लाइव एग्जांपल देखते हैं, इट्स वेरी कॉमन, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस, गठिया बाई, ठीक है, गठिया बाई बोल देते हैं इसको, ठीक है, बेसिकली अर्थराइटिस है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपकी जॉइंट्स है, उनके अराउंड इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, मतलब रेडनेस शुरू हो जाएगी, स्टिफनेस शुरू हो जाएगी, पेशेंट को पेन महसूस होगा, ठीक है। तो उनकी सेल्स के अगेंस्ट आपकी इम्यून सेल्स, आपकी यहाँ की जो बोन्स की सेल्स है, उनको डैमेज कर रहा है, धीरे धीरे खुद ही हो रहा है ये। अच्छा, मतलब जो जॉइंट्स के आसपास है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज से डेवलप हुआ, मतलब कुछ आपने खाया पिया। अगर हम मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो वो भी क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून, ठीक है, ये इसका अननोन रीजन की वजह से, ठीक है। कोई रीजंस हो भी सकते हैं और कुछ ऐसे अननोइंग रीजंस हो सकते हैं जो हमें पता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें काफी सारे आपके आ जाते हैं, जैसे स्किन में हम कॉमनली देखते हैं सोरियासिस है, विटिलिगो है इसमें, ठीक है, एलोपेशिया एरेटा है, ठीक है, बाल एक जगह से उड़ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे थायराइड में हम देखते हैं ग्रेव्स डिजीज है, हैशिमोटोस डिजीज है। और अगर हम थोड़ा और देखें इसमें तो मतलब काफ़ी सारी ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स, ठीक है, हम जैसे अर्थराइटिस का ही मैंने आपको बताया, तो ये कॉमनली हमें मिलती है। इसके अलावा काफ़ी सारी अनकॉमन भी है जो हमें क्लिनिक्स पे मिलती है, ऑटोइम्यून प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब वो तो अननोन बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे हम जो पेशेंट्स में देख पा रहे हैं, ठीक है, वो ये देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ऑटोइम्यूनिटी अपने माइंड पे भी बना रहा है। माइंड पे ऑटोइम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जैसे फीमेल्स है, ठीक है, वो क्या करेगी, पहले खुद को ही ब्लेमिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एंग्जाइटी कंसाइंस, ठीक है। एंग्जाइटी कंसाइंस का मतलब क्या है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, ठीक है, वो सही तरीके से नहीं कर रही, ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर एवरीथिंग, आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ, मतलब मेरा माइंड मेरे ही अगेंस्ट काम कर रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ। मैं काम कर रही हूँ, एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग, ठीक है, बट मुझे लग रहा है कि मैं वो सफिशिएंटली काम नहीं कर रही। मैं घर का करती हूँ, घर वाले अप्रिशिएट करते हैं, बट मेरा बच्चा सफर कर रहा है उसमें, ठीक है।
बच्ची को संभालती हूँ, ठीक है, तो मैं किसी और फील्ड में जा रही हूँ। अब इन दोनों को संभालते हुए मैं अपना काम नहीं संभाल पा रही। सही बात है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, कंप्लीटली खुद को ही ब्लेम कर रही है सब चीज़ों में। ठीक है, तो आपका माइंड जिस तरीके से काम कर रहा है, बॉडी भी सेम तरीके से काम करती है। उन फीमेल्स में हमने ये ऑटो इम्यून डिजीजेस ज़्यादा, खाली फीमेल्स की बात नहीं कर रही, ठीक है, मेल्स भी आगे, जी। ठीक है, उन तरीके के पेशेंट जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं, उन पेशेंट में हमने ऑटो इम्यून ज़्यादा देखा है, जिनके अंदर ये एंग्जाइटी कंसाइंस वाला कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, या फिर हम इस तरीके से खुद को ब्लेम सेल्फ करना शुरू कर देते हैं, तब ऐसे डेवलप हो सकते हैं। ओके, जो ऑटो इम्यून बीमारियाँ होती है, क्या होम्योपैथी दवाइयाँ उसमें रोल प्ले करती है? अच्छा, बिल्कुल। अगेन जैसे मैंने बताया कि हम जान रहे हैं कि वो किस वजह से हो रही है, ठीक है, और हम ये भी चीज़ें नोटिस करते हैं कि पेशेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। सब ऑटो इम्यून के साथ एक सिमिलर सिम्टम के साथ आ रहा है, सिमिलर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन हम होम्योपैथी में क्या देखते हैं, हम एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो कॉमन है हम ढूंढते हैं अनकॉमन। ठीक है, जैसे कि फीवर का कोई पेशेंट है, फीवर के अंदर ड्राइनेस होगी तो पेशेंट को कॉमन है, ठीक है, तो उसको थर्स्ट तो होगी, लेकिन अगर फीवर के साथ कोई पेशेंट आ रहा है कि उसको प्यास ही नहीं लग रही, दिस इज अनकॉमन, हमें वही चाहिए होता है। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास दवाई है कि क्योंकि ये अलग दूसरे फीवर के पेशेंट से अलग हो गया हमारे लिए, इसके लिए अलग दवाई हमारे पास है। अगर हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं प्रॉपरली, ठीक है, और हिस्ट्री में हमें बहुत अच्छे सिम्टम्स मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक डॉक्टर, कि हमें उसका कोज भी फाइंड आउट हो गया कि उसको किस चीज़ के बाद हुआ है, मे बी कोई स्ट्रेस के बाद हुआ हो या किसी भी चीज़ की वजह से हुआ हो, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है उसने सिम्टम्स इस तरीके के दिए, उसके सिम्टम्स से ये चीज़ अनकॉमन है, तो अनकॉमन जो सिम्टम्स है दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ बेसिकली ये उसकी बॉडी के अपने प्योर सिम्टम्स है जी, ठीक है, तो उसके वाइटल फोर्स के सिम्टम्स है वो, ठीक है, तो हमने वही उठाने हैं, हम उनके बिहाफ पे प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी आपने पूछा ना कि मेरी एमडी जो रिपर्टरी में है, तो रिपर्टरी इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स हमें देखने हैं, ठीक है, इसमें कितनी मेडिसिन है, मतलब आप ये मानिए कि एक सिम्टम के ऊपर हमारे पास हजारों दवाइयाँ है, तो हमारे पास एक टास्क है एक पेशेंट को दवाई देना। हेडेक के लिए हमारे पास कम से कम 100 दवाइयाँ हैं, ठीक है, अब उस हेडेक में से वो जो हेडेक का पेशेंट आया उसको क्या दवाई देनी है, इट्स अ टास्क फॉर अस। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। इसमें मैं आपको एक मेरा केस है, ठीक है, ठीक है, तो अभी मैंने बताया ना कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है बीमारी क्या लेके आ रहा है पेशेंट, ठीक है, हमारे लिए पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो एक मेरा पेशेंट है, उनको वो 3 साल की बच्ची है, ठीक है, अभी रिसेंटली ही चल रहा है ये केस। तो उसको क्या है, न्यूरालजिया है बेसिकली। वो बच्ची को लेके आए, उस टाइम क्या था, उसके न्यूरालजिया क्या होता है? न्यूरालजिया होता है कि जो आपकी नर्व्स है, अगर कभी पास्ट में इंजरी हो गई या कोई दिक्कत हो गई है तो उसकी वजह से पेशेंट को पेन, नर्व्स पेन बेसिकली, न्यूरालजिया नर्व्स इन्फ्लामेशन या नर्व्स में पेन हो जाना, ठीक है। तो उसको क्या हो रहा है कि वो आई मेरे पास दर्द लेके, ठीक है, हाथ में झटका लगता है और दर्द होता है, ओके, दिस इज द टिपिकल सिम्टम्स, ठीक है, और वो इतना तड़पती है पेन में जिस टाइम उसको दर्द होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो बच्ची है ना, तो उसको देखना मेरे लिए भी एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है, और क्लिनिक पे आ रही है तो और ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि बाकी पेशेंट भी है, कैसे मैनेज करना है। तो जैसे वो उसको झटका लगता है और पेन बहुत ज़्यादा उसको इंक्रीज हो जाता है, तो वो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हमने सभी डॉक्टर्स को दिखा लिया, ठीक है, और इसका कोई डायग्नोसिस नहीं बन रहा, हमने एमआरआई तक करा लिया, ठीक है, कोई ये नहीं बता पा रहा कि इसको बीमारी क्या है, और फिर एलोपैथिक डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका डायग्नोसिस नहीं हुआ तो हम ट्रीटमेंट क्या दें, ठीक है। उन्होंने जो पॉसिबल ट्रीटमेंट थे, जैसे कि पेन किलर्स देना या कुछ और बीमारी को जो भी वो समझ के दवाई दे रहे थे, उन्होंने सब पॉसिबल ट्रीटमेंट्स दिए, लेकिन अब वो यहाँ आके रुक गए कि इसका डायग्नोसिस अभी पहले हमें पता होना चाहिए, तभी हम उसको आगे ट्रीटमेंट दे पाएंगे, ठीक है, तो वो यहाँ रुक गए। तो वो अब होम्योपैथी में लेके आए, क्योंकि मेरे ही किसी पेशेंट ने उनको सजेस्ट किया था, ठीक है, तो वो लेके आए। तो अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको भी ये चीज़ समझाई, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि डायग्नोसिस तो नहीं है, आप भी ट्रीट कर पाओगे कि नहीं, हमें समझ ही नहीं आ रहा उसको परेशानी क्या है। सो मैंने उनको भी एश्योर किया कि होम्योपैथी में सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, आप जो साइन एंड सिम्टम्स मुझे बता रहे हो वो ही मेरे लिए बहुत बड़ी इंडिकेशन है, हम उस बिहाफ पे आपको मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। स्टिल आप डायग्नोसिस कराना बंद मत करें, ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि फर्दर कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं या कोई अदर डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है, तो आप जरूर कराएं, क्योंकि वो हमें बीमारी समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने उसको ट्रीटमेंट शुरू किया, मैंने समझा उसको किस तरीके से टिपिकल सिम्टम्स आ रहे हैं,
ठीक है, उन सिम्टम्स को उठा के, कॉमन अनकॉमन सेंसिटिविटी को उठा के हमने उसको मेडिसिन दी जी। ठीक है। उसको क्या होता था, वो पेन जैसे अराइज हुआ हम्म। फर्स्ट डे पे हुआ, वो 2 दिन तक चलेगा और खुद ही बंद हो जाता था ठीक है, लेकिन 2 दिन तक वो तड़पती थी ओके। बच्चा, पूरी पूरी रात नहीं सोता था वो बच्चा ठीक है। तो बेसिकली वो बोलते थे हम पेन किलर देते हैं, कुछ भी देते हैं, उसको पेन ही कम नहीं होता, बस वो पेन क्या करता है, अपना कोर्स कंप्लीट करता है और चला जाता है और 15 दिन बाद फिर रिपीट हो जाता है ठीक है। तो इसमें एक पीरियोडिसिटी मेंटेन हो रही है। हमने दवाई दी उसको ठीक है, मैंने बोला कि आपके 3 डोज लेके जाइए, जब पेन होता है तब दीजिए उसको। उन्होंने फर्स्ट डोज दी उसको, फर्स्ट डोज के बाद इतना लिखना है, सेकंड डोज देते के साथ ही उसका पेन बंद होना शुरू हो गया। सेकंड डोज में ओके। तो पेशेंट का भी ये रिव्यू था कि भाई पहली बार ऐसा हुआ कि हमने इसको कोई दवाई दी ठीक है और इसका पेन कम हो गया ओके ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, पेशेंट का ट्रस्ट इंक्रीज करता है हम पे ठीक है। फिर उन्होंने दवाइयाँ कंटिन्यू रखी ठीक है। तो डायग्नोसिस नहीं भी था इस केस में ठीक है, फिर भी हमने सिम्टम बेसिस पर उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट दिए। तो सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स एज मच इम्पॉर्टेंट है होम्योपैथी में। ओके। अच्छा, अगर कोई इंसान बार बार मान लीजिए बीमार पड़ रहा है तो उसका भी संकेत हो सकता है कि वो ऑटोइम्यून डिजीज उसको हो सके, ऐसा हो सकता है? देखो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ठीक है। देखो बार बार कोई बीमार पड़ रहा है तो ये साइन है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो है ठीक है, ये दर्शाता है ठीक है। इसका मतलब है कि बार बार बीमार पड़ने का मतलब है कि उसने अपनी इम्यूनिटी को इतना सप्रेस कर दिया कि अब इम्यूनिटी उस चीज़ के अगेंस्ट लड़ ही नहीं पा रही है ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोल्ड कफ हुआ, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ योर बॉडी ठीक है। आपने मेडिसिन खा ली ठीक है, उसने उस परेशानी को वहीं दबा दिया, अगर दबाया है ठीक है, क्योर कर दिया तो ठीक है ठीक है। अब क्या किया, आप क्या करते हो, कई बार अपने इम्यून सिस्टम को उतना अराइज ही नहीं होने देते ठीक है। छींके भी आई, तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, दवाई खाओ जी ठीक है। जबकि छींके हो सकता है बॉडी कुछ एक्सपेल आउट करना चाहती है इसलिए डेवलप हुई हो, आप थोड़ा सा इम्यून सिस्टम तो डेवलप होने दो अपना नेचुरल वाला ठीक है। आप उसको ऊपर तक आने ही नहीं दे रहे, और जब आता है तो आप दवाई खा के उसको नीचे दबा देते हो ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, बॉडी को क्या मैसेज जा रहा है कि हमारे इम्यून जो सेल्स है उनको इंक्रीज होना ही नहीं है क्योंकि वो होंगे तो हम दवाइयाँ देके उनको दोबारा से सप्रेस कर देंगे, तो वो क्या हो गई है, सप्रेस हो गई है ठीक है। अब वो आपको अगर कुछ भी छोटी मोटी बीमारी भी होती है तो वो लड़ने के लिए आती ही नहीं है। तो मतलब बेसिकली आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो रही है, इसी को बोलते हैं ठीक है। आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है ठीक है, और आपको इसलिए जल्दी जल्दी बीमारियां लग रही है या फिर एक ही बीमारी बार बार आपको हो रही है। आजकल मैम वायरस की बहुत सारी खबरें अक्सर आती रहती है सोशल मीडिया में, ये वायरस होगा, ये ऐसा वायरस निकल, निपा वायरस, हंटा वायरस टाइप की बहुत सारी खबरें आती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है ये निपा वायरस, हंटा वायरस, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा आम लोग जानते नहीं है। जैसे कि हंटा वायरस हमने बताया आपको कि जूनोटिक डिजीज है ठीक है, एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो चूहे होते हैं, रेट्स हो गए या रोडेंट्स हो गए अदर, उनके डिस्चार्जेस से ह्यूमंस के अंदर आ रहा है जी। जैसे कि अगर उन्होंने कहीं पर यूरिन पास आउट किया, वो ड्राई होके एयर में आ जाता है और हम उसे इनहेल कर ले ठीक है, तो वो हमारे अंदर जा सकता है। या फिर वो अपने डिस्चार्जेस किसी फ्रूट के ऊपर या फिर किसी वेजिटेबल के ऊपर पास आउट कर दे और हम बिना धोए घर में उसको इनटेक कर लेते हैं ठीक है। या घर में हमें पता है कहीं पे भी गंदगी वाली जगह है, हम सफाई कर रहे हैं या वहाँ पे फिंगर टच होके हमें टच हो जाती है, मतलब हम माउथ में डाल ले या कुछ ऐसे ठीक है, तो वो हमारे अंदर भी उस वायरस को फैला रहा है। हंटा वायरस बेसिकली जो चूहे हैं जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी ठीक है, वो हमारे अंदर इस वायरस को पैदा कर रहे हैं ठीक है। अब इसी के कंपैरिजन में नीपा वायरस की बात करें तो वो भी एक जूनोटिक डिजीज है और वो पिग से फैल रही है ठीक है। सो बेसिकली सिम्टम्स अगर हम बात करें दोनों में तो कॉमनली सिम्टम्स है, जैसे कि हंटा वायरस में बात करें, फीवर आ रहा है पेशेंट को, हेडेक हो रहा है, स्टिफनेस हो रही है, इस तरीके की ही सिम्टम्स आ रहे हैं, वो फीवर लाइक सिम्टम, वो इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स आ रहे हैं। अगेन अगर हम निपा वायरस की बात करें तो उसमें भी फीवर है आपको ठीक है, थ्रोट पेन एक इसमें एड ऑन हो जाता है कि गले में पेशेंट को दर्द हो रहा है ठीक है, या उसको भी पेन वगैरह बन रहे हैं, इस तरीके से सिम्टम उसमें रहते हैं है ना। और एक निपा वायरस में वो जो है बेसिकली लंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ठीक है, कि ब्रेथलेसनेस होना। उसके साथ निपा वायरस में ठीक है क्या होता है कि वो ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है ठीक है। वायरस वो इतना ज़्यादा मोर्टल है ठीक है, मोर्टालिटी रेट निपा का ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू हंटा वायरस ठीक है। सो बेसिकली वो ब्रेन को भी डैमेज कर रहा है, तो पेशेंट के जो लास्ट सिम्टम्स हो सकते हैं मे बी की कन्फ्यूजन ऑफ माइंड्स ठीक है, इस तरीके के सिम्टम्स वो डेवलप कर रहा है ठीक है। तो ये दोनों ही वायरस बेसिकली अगर हम बात करें तो हंटा वायरस तो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं
है, ठीक है, या है ही नहीं हम ये बोले, ठीक है। लेकिन अगर नीपा वायरस की हम बात करें, ठीक है, तो हमने देखा था कि केरला में, ठीक है, इसके काफ़ी सारे केस आउटब्रेक हुए जी। और इस तरीके से उसका मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो इसलिए इतना ज़्यादा हमने सुना भी इन दोनों वायरसेस के बारे में कि अगर किसी को हो जाते हैं, ठीक है, तो पेशेंट का एंड स्टेज यही है कि हो सकता है कि वो उसके लंग्स को या उसके ब्रेन को डैमेज कर दे, ठीक है। तो मेनली जो आपका हंता वायरस है वो आपके लंग्स को डैमेज करके, ठीक है, उसको आपको दिक्कत कर सकता था। और निपा वायरस जो है वो बेसिकली आपका ब्रेन तक डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो उसका मोर्टालिटी रेट बहुत ज़्यादा है। अब दोनों की वैक्सीनेशन नहीं है, कोई प्रिवेंशन ही कर सकते हैं हम, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैक्सीनेशन है प्रिवेंशन के तौर पे, ठीक है। तो इसलिए ही लोगों को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में डर बैठा कि अगर हमें भी कोई फीवर आ रहा है या हमें भी बॉडी में पेन हो रहा है तो हमें ये दोनों वायरस तो नहीं अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अभी अगर हम इंडिया की बात करें तो हंता वायरस जैसा तो अभी कुछ नहीं है और निपा वायरस भी अभी पूरे इंडिया में सच कुछ आउटब्रेक नहीं हुआ है, केसेस बहुत ज़्यादा लेस है, ठीक है। बट अगर किसी को कॉमनली देखने को मिलते हैं कि भाई फीवर है, नहीं उतर रहा है, या स्टिफनेस है, थ्रोट पेन है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम लग रही है कि कन्फ्यूजन ऑफ माइंड हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो हेडेक है या इस तरीके के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए हमें पहले ही अलर्ट कर देती है, ठीक है, कि इस तरह के केसेस इस पर्टिकुलर एरियाज़ में आ सकते हैं। अगर इसमें मैं छोटी सी बात करूँ आपको, फिर लोग ये बोलते हैं कि लाइक कोविड भी आया था वायरस, ठीक है, तो होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती थी, और जैसे कि हंता वायरस है या निपा वायरस है, ठीक है, तो क्या होम्योपैथी इन सब केसेस में हेल्प आउट कर सकती है? अगेन जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया कि हमारी जो मेडिसिन है वो डायग्नोसिस से ज़्यादा सिम्टम एंड साइंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर हम उन पेशेंट का भी साइन एंड सिम्टम्स प्रॉपर्ली लेके, उनकी हिस्ट्री लेके पेशेंट को ट्रीट करें, एक पर्टिकुलर मेडिसिन दे, तो होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, ठीक है। हम मैनेजमेंट भी दे सकते हैं पेशेंट को, मेडिसिन भी दे सकते हैं। जैसे हमारे पास काफ़ी सारी मेडिसिन है जो इस तरीके की सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है, जैसे कि बात करें तो जेलसिमियम हो गई, रस्टॉक्स हो गई, बैप्टीशिया हो गई, ब्रेन तक पे एक्ट करती है, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड विद फीवर, ठीक है। सो इस तरीके की जो मेडिसिन है, ठीक है, वो पेशेंट के लिए क्यूरेबल साबित हो सकती है। अक्सर मैम जब इस तरह की बातें होती है और लाइफ स्टाइल की बातें होती है, बीमारियों की बातें होती है, तो इन सब में एक चीज़ उभर के आती है, आजकल भी बहुत ज़्यादा वायरल है, एंटीऑक्सीडेंट, कि इनको ना एंटीऑक्सीडेंट वो देना चाहिए, ये इसमें काम करेगा। जी जी जी। आम लोगों के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आम लोग समझ सके कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। बेसिकली आप उसके लिए समझे पहले कि जैसे हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे अगर हम पॉल्यूशन में हैं या किसी स्मोकिंग एरिया में हैं, ठीक है, या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, तो हमारी बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, अच्छा, ठीक है। वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारी सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो उनके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाते हैं, ठीक है, और उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जी, हमें वो जो सेल डैमेज हो रहा है उससे बचा रहे हैं, ठीक है। सो एंटीऑक्सीडेंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। नेचुरली भी हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो बनते हैं, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हमारी बॉडी जो है या हमारी जो सेल है, ठीक है, वो जैसे कि हम इससे नोटिस कर सकते हैं कि सेल डैमेज हो रही है, जैसे कि किसी को लग रहा है कि मेरी स्किन है, ठीक है, एजिंग की तरफ जा रही है, ठीक है, तो सेल्स जो है नेचुरली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कि आप इस तरीके के एनवायरनमेंट में रह रहे हो या आपके हार्मोन्स अगेन, ठीक है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे तो भी एजिंग प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट हमारी उन सेल्स को रिकवर करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे सोर्सेज में हैं, वेजिटेबल भी है और बेसिकली एनिमल सोर्स भी है, ठीक है। एक जो जैसे ये अभी मैंने बताया वेजिटेबल है या एनिमल सोर्स है, इसके अलावा एक सीबकथॉर्न के बारे में हम सुन रहे हैं, सीबकथॉर्न के बारे में वेलविद इसके प्रोडक्ट बनाता है जी, सीबकथॉर्न, है ना। हम ये पढ़ते हैं कि सीबकथॉर्न एक ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है एज कंपैरिजन टू किसी भी वेजिटेबल सोर्स, है ना। और जो आप एनिमल सोर्स से भी, जैसे बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में तो है कि एनिमल सोर्सेस नहीं लेते हैं लोग, ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छा साबित हो सकता है, ठीक है, कि आप उस तरीके के प्रोडक्ट ले। वेलविद की जो सीबकथॉर्न प्रोडक्ट्स है, वेलविद एक पल्प
भी बनाता है ओके। कि जूस फॉर्म में, ठीक जी। है, कि आप अगर उसको इनटेक करते हैं डेली, ठीक है, तो आपकी बॉडी में सही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट बनेंगे, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी और ई की भी मात्रा होती है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को, ठीक है, बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। ये आपकी स्किन को एजिंग से बचा रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को हाइड्रेट कर रहा है, ठीक है, आपकी हेयर सेल्स पे भी काम कर रहा है अच्छा। तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा साबित हो सकता है अगर जो लोग अपनी डाइट में कुछ अच्छा ऐड ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। वो बहुत लोग हैं कि कोशिश करते हैं कि मेडिसिन अवॉइड करें, ठीक है, पहले खुद से ही ट्राई करें कि हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से चलती रहे। उनके लिए ये अच्छा साबित हो सकता है कि जैसे आप डेली कुछ भी इनटेक करते हैं, बेटर कि आप मॉर्निंग में या किसी भी टाइम में, ठीक है, इसको पल्प को आप ले सकते हो, ठीक है। वेलविद ने इस प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से और भी चीज़ों में डाला है जी। जैसे कि ये तो पल्प मैंने बताया कि कोई भी इनटेक कर सकता है। अगर हम बच्चों के केस में बात करें तो वेलविद इसकी गमीज भी बनाता है, अच्छा, ठीक है। 5 साल से ऊपर के अगर बच्चे हैं, ठीक है, तो वो इन गमीज को इनटेक कर सकते हैं, ओके। तो उनकी बॉडी में भी एंटीऑक्सीडेंट और आजकल के बच्चे हो भी रहे हैं, बहुत मोटापा बच्चों में आ रहा है, डायबिटीज बच्चों में हो रही है, आईज की प्रॉब्लम बच्चों में हो रही है, जी। तो उन्हें भी जो वेलविद की जो गमीज ऐसी वक्तों से बनी वो काम करती है। बिल्कुल, मतलब वो आपकी बॉडी को एटलीस्ट मेंटेन करके रखेगी। जो एनवायरनमेंट की वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से हमें सेल डैमेज हो रही है, ठीक है, और हमारे हार्मोन्स को, हमारी सेल्स को, हमारी स्किन को ये सब चीजें अफेक्ट कर रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, उन सब से ये हमें बचा सकती है, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बाकी फ्रूट्स के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगेन वेलविद जो सीबकथोर्न के प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, वो बहुत ही प्योरिटी के साथ लेके आया है, ठीक है, और मुझे लगता है वो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो अगर कोई अपनी डेली रूटीन में उन प्रोडक्ट्स को ऐड ऑन करता है तो उसके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। ओके, ओमेगा के बारे में बहुत बातें होती है कि अक्सर बच्चों को भी ओमेगा देना चाहिए, ओमेगा से ब्रेन डेवलप होता है ना। और ओमेगा के लिए क्या करते हैं, अक्सर हम जब सोर्सेज ढूंढते हैं ओमेगा के बारे में कि ओमेगा में क्या, नॉन वेज सोर्सेज बहुत है, मछली है ना, फिश ऑयल कैप्सूल्स है या फिशेज है, लोग खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो ओमेगा के बारे में अक्सर बातें होती रहती है, ओमेगा क्या है, क्या हमारे शरीर में काम करता है, बेस्ट इसका सोर्सेज जो है वो क्या हो सकता है। जैसे कि आपने भी बताया कि ओमेगा जो है वो बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ऐसे ही सेम ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हाँ, ओमेगा, ठीक है। आई इन्फ्लेमेशंस के लिए, ठीक है, आईज में कोई प्रॉब्लम है, जैसे वही अगेन जैसे देखने में बच्चों को दिक्कत हो रही है या जल्दी से नजर कमजोर हो जाती है, या फिर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह ओमेगा काम करते हैं, है ना। सो बेसिकली अगर हम सोर्सेज की बात करें तो जैसे आपने बताया वेजिटेबल सोर्स में अगर हम देखें, ठीक है, तो जैसे सीड्स में जैसे चिया सीड्स है, वॉलनट है, आलमंड्स है, ठीक है, इनके अंदर भी सही मात्रा में ओमेगा 3 है या ओमेगास है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जैसे जो लोग नॉन वेजिटेरियन सोर्स के लिए भी जा सकते हैं, फिश ऑयल वगैरह उनके लिए है। एक जो हमने अभी बात करी कि सीबकथोर्न के जो प्रोडक्ट्स है, ठीक है, उनमें ओमेगा बहुत अच्छी मात्रा में है, ठीक है, ओमेगा 3 के साथ 6, 9, 7 ये भी बहुत अच्छी मात्रा में है, ठीक है। सो अगर किसी को ओमेगा पर ही फोकस करना है कि बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट भी हो, हमारे हार्ट भी प्रोटेक्टेड रहे, अगेन इट्स वेरी गुड फॉर स्किन ऑल्सो, कि वो स्किन को क्या करता है, ड्राइनेस को हटाता है स्किन से और हाइड्रेशन बनाता है, ठीक है। तो उसके लिए वेलविद के जो सीबकथोर्न प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगर कोई अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, डेली रूटीन में इसको ऐड ऑन करता है तो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बिल्कुल, मैंने देखे हुए कुछ कैप्सूल्स वगैरह भी आते हैं, आई थिंक इसके। बिल्कुल ओमेगाज के कैप्सूल्स भी आते हैं, ठीक है, वो काफ़ी अच्छे हैं। ओके, तो मैम जाते जाते कुछ सवाल है और ये सजेशन भी है आपसे और कुछ टिप्स भी है जो मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर्स है वो आपसे जो है वो जाने। आपको क्या लगता है एज ए डॉक्टर, आजकल ऐसा हेल्थ से जुड़ा ऐसा कौन सा मिथ है जिस पर हर इंसान जो है धड़ल्ले से विश्वास कर लेता है बिना कुछ सोचे समझे? बिल्कुल, देखो हेल्थ से एक तो सबको लगता है कि जो भी बीमारियां हो रही है, ठीक है, वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस होने की वजह से हो रही है। वो तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, सबकी जो बिजी लाइफ है, जो सेडेंटरी लाइफ हैबिट्स है, ठीक है, लॉन्ग सिटिंग है बेसिकली, ठीक है, वो हमारी बीमारियों को बना रहा है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ठीक है, कि ये माइंड भी हमारी बॉडी का ही पार्ट है, राइट,
ठीक है, तो इसकी वेलबींग होना भी बहुत ज़रूरी है। ओके। ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटी में हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है, उसके साथ साथ हमारे मेंटल स्ट्रेसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उन स्ट्रेसेस के साथ उस स्ट्रेस को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, वो कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों को फेलियर मंजूरी नहीं है। तो वो सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और वो उनके अंदर बीमारियां बनाता ही चला जाता ये टॉक्सिक हो जाता है अगेन। ठीक है, वही चीजें की एक्सेप्टेंस, ठीक है, और मेंटल वेलबींग, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो उस पे मुझे लगता है सभी को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वही एक मेन है, ठीक है, जो आपकी बॉडी को वेलबींग में रख सकता है। जैसे कि आप हमें सबको ही रियलाइज होता है, अगर मैं बीमार भी हूँ, कोई दिक्कत है, लेकिन अगर आज कुछ ऐसा हो जाए कि मैं हैप्पी फील करूँ, तो मेरी बॉडी अपने आप ही बहुत हैप्पी फील करेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी माइंड एंड बॉडी जो है कुछ अलग अलग चीजें है, सिमिलर चीज है, कनेक्टेड चीज है। ठीक है, तो उसको अपनी बॉडी का पार्ट अच्छे से बनाओ और उसको मतलब अच्छे से उसकी भी वेलबींग करो, उसकी भी केयर करो, अपने लिए समय निकालिए। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, बिल्कुल। अगर किसी महिला को आप हेल्थ टिप्स देना चाहती है तो वे कौन से होंगे? हेल्थ टिप्स बेसिकली ये कि पहला तो ये कि अपने लिए टाइम निकालिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल्स में सबसे ज़्यादा लैकिंग वही है जी। ठीक है, उसमें आप अपना कुछ भी करें, ठीक है, चाहे अपना आधा घंटा निकालिए, 1 घंटा निकालिए, उसमें वो करें जो आपको खुशी फील कराता है। ओके। ठीक है, खुशी महसूस कराता है, जैसे कुछ भी है वॉट एवर। ठीक है, सबकी अपनी एज पर हैबिट अपना अपनी सबको खुशी देने वाली अलग अलग चीज़ें होती है। ठीक है, चाहे किसी को शॉपिंग करनी है या किसी को मूवीज़ देखनी है आज, ठीक है, या फिर अपना कुछ न्यू लर्निंग करनी है, या अपने बच्चों के साथ खेलना ही उनको लग रहा है कि मैं वो लैग कर रही हूँ पूरे दिन में, वो करना है। ठीक है, तो वो 1 घंटा आधा घंटा अपने लिए निकालिए, और अपने लिए चाहे आपको उसमें सोना ही क्यों ना हो, जो अपना रूटीन है, ठीक है, जो अपने आप को समय ना दे के फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाती है, मॉर्निंग वॉक अवॉइड करती हैं या फिर योगा वगैरह नहीं कर पाती हैं, वो सब वो खुद को दे। ठीक है, तो बेसिकली टाइम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वो अपने लिए ज़रूर ऐड ऑन करें। ओके, आपको क्या लगता है आजकल की महिलाओं में सबसे बड़ी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो क्या निकल के आ रही है? ऑब्वियसली बात है, फीमेल्स में जो सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है वो मेंसेस रिलेटेड है। ओके। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फीमेल्स आज की तारीख में लेके आ रही है वो मेंसेस प्रॉब्लम है। ठीक है, चाहे वो जो बच्चा अभी मेंसेस जिसका शुरू हुआ है 13 से 14 15 साल का बच्चा है, वो भी उसको भी मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स, किसी को ज़्यादा बड़ी साइकिल हो रही है, किसी को छोटी साइकिल हो रही है, डेज कम हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मीनोपॉजल, मतलब जिस टाइम पे महीना बंद हो रहा है उस टाइम पे भी फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो ये जो हम अपने क्लिनिक पे देख रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो फीमेल्स आज की तारीख में फेस कर रही है। और ये दिस इज़ अ हार्मोनल इशू। ठीक है, जो मैंने अभी डिस्कस भी किया इतना ज़्यादा कि कहीं ना कहीं हमारे मेंटल स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऐसी कौन सी आदत सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, हम सब के लिए, मेल फीमेल बच्चे कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसी कौन सी डेली एक ऐसी हैबिट है जिनसे हमको लगता है या आपको लगता है कि आगे जाके बीमार हम हो सकते हैं? क्या हो सकती है? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है हमारी सेडेंट्री लाइफ हैबिट, ठीक है, कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर रहे हैं, इसको कॉमन बनाते जा रहे हैं। जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में लेट उठते हैं या फिर मॉर्निंग में जल्दी भी निकलना है, तो वो स्लीप पैटर्न कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह से हमारे हार्मोन्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन दे कंसिडर्ड इट ऐसा नॉर्मल, बाकी सब बच्चे करते हैं, हम भी कर रहे हैं। ठीक है, सो और एक मोबाइल की हैबिट, बिल्कुल सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो कि आजकल नॉर्मलाइज हो गया है, कोविड के बाद और भी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है कि टीचर्स भी खुद बोलते हैं होमवर्क भी हम फ़ोन में ही भेज रहे हैं, बच्चे फ़ोन में ही लगे रहते हैं। मुझे लगता है ये तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है बच्चों के लिए। छोटे छोटे बच्चे 8 साल के 10 साल के बच्चों से पेरेंट्स से फ़ोन लेके अपने पास रख लेते हैं कि जी हमें होमवर्क करना है। उससे आइज़ पे तो इम्पेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, एक जो फीड जा रहा है स्क्रॉलिंग करके बच्चों के अंदर, ठीक है, वो बहुत डेंजरस हो सकता है बच्चों के लिए आगे जाके। और अगेन कंटेंट वो फ़ोन में क्या देख रहे हैं वो गलत हो सकता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, तो जो हमारी लाइफ हैबिट्स है, सेडेंट्री लाइफ हैबिट्स, ठीक है, जिसमें हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कम करें, मेंटल वेलबींग पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और जो फ़ोन है, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इवन उसकी वजह से हम घंटों बैठे रहते हैं स्क्रॉलिंग करते करते। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, एक ऐसी सलाह एज ए डॉक्टर हर एक भारतीय को जो आप देना चाहती है उसकी हेल्थ के लिए क्या होगी?
कि सबसे पहले तो वही अपनी मेंटल वेलबींग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जी। ठीक है, जो भी हम ये नहीं कह रहे कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं आ रहे हैं, स्ट्रेस सबकी लाइफ में होते हैं। ठीक है, अपना देखने का नज़रिया बदलें। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में नेगेटिव ना सोच के एक बार पॉजिटिव सोचो पहले। ठीक है, और एक्सेप्ट करो अगर कोई सिचुएशन है, हमें लाइफ चलानी है आगे। ठीक है, हम आपकी वो पेन को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उस पेन को समझ के एक्सेप्ट करके आगे की लाइफ को देख सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस भी है तो उस पर स्टक मत रहो। ठीक है, आप देखो कि किस तरीके से वो सब चीज़ें पॉजिटिव होगी आगे जाके। आप अपना पॉजिटिव नज़रिया बनाते रहिए। ठीक है, लाइफ आपको हो सकता है बहुत अच्छा दे रही है आगे जाके, तो बेसिकली अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। उसमें आपकी स्लीप भी है। ठीक है, कि अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ध्यान दें आप। ठीक है, कि अपनी स्लीप बेटर करो आप। ठीक है, प्रॉपर आवर्स की स्लीप लो, है ना। एंड अगेन अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि हम भाग दौड़ में अपनी उन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। तो उन सब चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, अंकुर जी, बहुत मज़ा आया। हाँ लगभग जी, आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास का पॉडकास्ट और बहुत ही अच्छा लगा, खास करके आप लोगों के लिए कि ये जो महिलाओं के लिए कि जो समस्याएं अब दिन बर दिन बदलती जा रही है, हर एक 6ठी या 7वीं मुझे लगता है महिलाओं को हर PCOD PMOS हो ही रहा है। पीरियड्स जो है वो रेगुलर हो रहे हैं, और उनसे आगे जाके जब वो समस्याएं बढ़ने लगती है तो एंडोमेट्रोसिस जैसी बीमारियां भी होने लगती है। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इनमें से किस हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही है या गुजर रहे हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नेहा मैम से कंसल्ट करना चाहते हैं या उनसे किसी बीमारी के किसी हेल्थ इशू के बारे में कुछ कंसर्न करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने कमेंट बॉक्स में या इनके सीधे इंस्टाग्राम हैंडल्स में DM करके भी आप इनसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।